लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा आज के टाइम में है और आपके 2012 और 13 वाला जो कार्यकाल था उसमें लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ लाया गया था। अब लॉरेंस बिश्नोई भी इस समय साबरमती जेल में ही है और अभी ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ से ही उनका पूरा धंधा चल रहा है, तो कोई कनेक्शन है क्या? उन पावर्स का इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें कहा गया है कि इसको गुजरात की जिस जेल में रखा हुआ है उस जेल से सुप्रिटेंडेंट जेल उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बेशक कोर्ट के भी अगर आर्डर आए कि उसको पेश करो किसी और स्टेट में, वो नहीं करेगा और उसमें गवर्नमेंट ने अपनी पावर को इस्तेमाल किया हुआ है ताकि वो वहीं रहे। आप अफजल गुरु से बहुत प्रभावित थे या ऐसा कुछ था? देखिए क्या है, हाँ। सीधी सी बात है, मैंने कई अपने पॉडकास्ट में भी इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं मौत की सजा के खिलाफ हूँ। कोई ये कह दे कि अफजल गुरु की फांसी के समय मेरी आंखें नम हो गई थी या मैंने कुछ सोचा, तो आपको लगता नहीं है कि फिर तो दिमाग में यही आएगा ना कि उस शख्स का तो हाल चाहे जो हो, हमारी कानून व्यवस्था में तो चाहे कितनी भी खामी हो, उसको तो सज़ा होना फिर जायज़ ही है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने कहा कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरे विश्वास करने से या उससे नहीं होता। उसने कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक करप्शन के खिलाफ जो है मैं एक युद्ध कर रहा था, मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं था, ये तो मैं ट्रैप हुआ हूँ इसमें, वो ट्रैप होके मैं जा रहा हूँ। कोई आतंकी आपको आके क्यों कहेगा कि मैं आतंकी हूँ? आतंकी कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं आतंकी नहीं हूँ। तो आपको सबसे हाई प्रोफाइल केस जो उसने चाहा वो मिला, ऐसा कौन सा केस देखा? सुब्रतो राय सहारा है, देखते थे दिन के टाइम पे जो है एयर होस्टेस वगैरह जो है जा रही हैं वहाँ पे, क्या करने जा रही हैं एयर होस्टेस। एक मूवी आई थी सर शाहिद, उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक यंग बच्चा होता है और उसको जब जेल होती है और वो अंदर पहुंचता है तो उसको फिजिकली असॉल्ट किया जाता है। तो क्या आप जब जेलों में रहे तो ये फिल्मी कहानी से मैच होता हुआ कुछ रहा या ये बिल्कुल ही फिल्मी कहानी है, होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल जेलों के लिए? तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे जैसे 4 कंबल हो गए तो उसमें बड़ा वो गद्दा बन जाता है, 4 कंबल और ऊपर डाल लिया, तो उसमें पता ही नहीं लगता कि ये आपका कंसेंट से हुआ है या आपने बाय फोर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को कहा दिल्ली के कि आप इंक्वायरी करो। उन्होंने इंक्वायरी में बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स दिए। जो यंग प्रिजनर होते हैं इनको सर्व किया जाता है हैबिचुअल प्रिजनर्स को। चार्ल्स शोबराज को लेकर के बिकनी किलर कहा जाता था, इसी नाम से संबोधित किया जाता था, तो ये नाम कैसे पड़ा और जेल में आप लोग भी इसी नाम से बुलाते थे क्या? हाँ, इसको बिकनी किलर ऐसा कहते थे कि इसके बहुत सारे केसेस के ऐसे थे, डिनर पे इनवाइट करके उनको कुछ सीडेटिव्स वगैरह उनके खाने में मिला देता था, तो रेप करता था, उनके सामान को लूट लेता था, और अगर लड़की बहुत ही वो है रजिस्ट कर रही है तो इवन मर्डर तक कर सकता था। आपको डर नहीं लगता कि कभी मैं छोटा शकील से धमकियां पा रहा हूँ, कभी सरकार के अगेंस्ट में लिख रहा हूँ? 40 साल तक जेल में नौकरी की, किस लिए की है? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि एक हीरो होता है, एक विलन होता है। हीरो और विलन की लड़ाई होती है, बहुत लंबा दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट एक्शन होता है, और फिर उसके बाद विलन को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जिस जगह पर ये स्टोरी की एंडिंग हुई है, रियल लाइफ में स्टोरी वहीं से शुरू होती है। जेल के अंदर एक अजीब रहस्यमयी दुनिया होती है। फिल्मों में आपको जो नहीं दिखाया जाता है वो ये कि क्रिमिनल जेल पहुंच चुका है, वहां पर भी वो आराम से है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो जो चाहता है वो कर भी रहा है, और जैसे जेल के बाहर रहते हुए वो अपनी मर्जी का काम कर रहा था, जेल के अंदर से भी ठीक वैसे ही काम कर रहा है। उसके गुर्गे अब काम कर रहे हैं। बाहर तो वो परेशानी में था, अंदर और मौज मस्ती के साथ रह रहा है।
कुछ ऐसी कहानी भारतीय जेलों की है, तिहाड़ जेल की है, जैसे लेकर के कहा जाता है कि वो सबसे सेफ और सिक्योर जेल है। तिहाड़ के भीतर की कहानी, अफजल गुरु की फांसी की आखिरी रात, उसने जो कहा, याकूब मेनन ने मरने के पहले जो अपनी ख्वाहिश जताई, शायद नींद की गोलियां मांगी, या बहुत सारे ऐसे राज जो तिहाड़ की सलाखों में बंद रहते हैं। एक किताब आई ब्लैक वारंट, जिससे वो राज खुले, फिर वेब सीरीज भी आई उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ बातें दबी रह गई। आज उसी को हम जानने की पॉडकास्ट में कोशिश करने वाले हैं कि कैसे बड़ी आसानी के साथ ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, राजनेता हमारे होते हैं, वो जेलों के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, टेक ऑफ करते हैं, आराम से हवा में उड़ते रहते हैं और कभी उनकी क्रैश लैंडिंग नहीं होती है। ये कहानी बताने के लिए मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद है, बोर्डिंग पास हम उन्हें दे देते हैं। मेरे साथ है लीगल एडवाइजर और एक्स स्पोक्सपर्सन तिहाड़ जेल, सुनील गुप्ता सर। थैंक यू, बहुत स्वागत है सर आपका। तो ऐसे ही है, फिल्मों में जहाँ कहानी खत्म होती है, रियल लाइफ में वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जेल से शुरू होती है। हाँ, जैसे आप कर्म करोगे और कर्म आपने ऐसे किए कि आप जेल में आ गए, जेल में लैंडिंग हो गई, तो उसके बाद तो फिर डिस्पोजल पे है हमारे। शानदार सर। मेरा वाला शब्द, ये लैंडिंग और फ्लाइट में उड़ना और क्रैश लैंडिंग, ये सब तो मैं यूज करती हूँ, टर्बुलेंस एंड ऑल। आपने तो बहुत अच्छा यूज किया। शानदार। अच्छा सर, क्योंकि मैंने बहुत से आपके इंटरव्यूज देखे भी हैं, आपकी किताब का कुछ अंश मैंने देखा है, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा आज के टाइम में है, और आपके 2012 और 13 वाला जो कार्यकाल था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ लाया गया था शायद। हाँ। इसका था कि इसको लाया गया था, और इवन तो मेरे से उसका इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, पर उसको लाया गया था। तो थोड़ा कुछ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताइए ना। देखिए, उस टाइम पे तो जो है ये लॉ अबाइडिंग था, जेल में जो रहता था, हाई सिक्योरिटी वार्ड में इसको रखा था, और हाई सिक्योरिटी वार्ड में पूरा अपने जो जेल का डिसिप्लिन है उसको पूरा फॉलो करता था। और उस टाइम पे इसकी शायद ऐसी कोई शिकायत नहीं थी जिससे कि पता लगे कि जेल की फैसिलिटीज़ को ये मिसयूज़ कर रहा है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जेल में जो भी हाई सिक्योरिटी वार्ड में है, मोबाइल उसको चाहिए, उसको बहुत सारी उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। पर मुझे नहीं इसका ऐसा लगता कि इसने कोई अपनी ज़रूरत कानून से ऊपर जो है उठाई थी। लेकिन अब तो हम सुनते हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला के समय हो या गोल्डी बराड़ और उसकी दोस्ती के बारे में हम जो सुनते हैं कि भाई वो तो यहाँ से बैठे बैठे आदेश देता है और उधर कनाडा में गोल्डी बराड़ पहुँच जाता है। ये फैशन अब हो गया, ये आजकल का नया फैशन है। हाँ। तो आप देखें कि उस टाइम पे जो है बहुत कम लोग होते थे जो कि हाई सिक्योरिटी वार्ड में रहते हों और उनको जो है मोबाइल की ज़रूरत हो। पर आज की डेट में मैं देखता हूँ कि जो भी हाई सिक्योरिटी वार्ड में होता है, इवन तो हर एक जेल में अपने पीसीओ लगे हुए हैं। कोई प्रिजनर जो है अपने घर पे पीसीओ से बात कर सकते हैं, जिनके टेलीफोन नंबर वगैरह उसको देने होते हैं, और हाई सिक्योरिटी केस में उसको जो है पूरा पुलिस से वेरीफाई करवा के उसके बाद उसको अलाउ करते हैं। और जबकि दूसरा कोई प्रिजनर होता है वो रोज़ अपने घर पे बात कर सकते हैं, सो फार एज दिल्ली जेल्स आर कंसर्न्ड। तो जब पीसीओ लगे हुए हैं उसके बावजूद अगर आपको मोबाइल चाहिए तो इसका मतलब आप कोई मिसचीफ करना चाहते हो। मिसचीफ क्या हो सकती है? अगर मोबाइल आपके पास आ गया तो आप उस मोबाइल से जो है किसी को भी थ्रेट कर सकते हो। कोई भी चीज़ अंदर आप रील्स बनाओ, रील्स बना के बाहर प्रेस के थ्रू जो उनको करवा दो। इसके पीछे देखें पर्पज़ होता है। जो भी हैबिचुअल प्रिजनर होता है, गैंगस्टर्स होता है, वो अपना एक टेरर क्रिएट करना चाहता है। टेरर कैसे क्रिएट होगा कि जैसे किसी विटनेस ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उसके ऊपर केस बना दिया। जैसे पुलिस ने केस बनाया तो पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। सपोज 8, 10, 12 केस ऐसे जो है बन गए। तो जब गैंगस्टर ने अपनी कोई एक रील बनाई, मोबाइल उसके पास पहुंच गया, उसने एक रील बनाई जिसमें दिखाया कि वो तो अपने पूरी ऐश कर रहा है, शराब पी रहा है, ऐसी उसने कोई रील बनाई जिसमें शो कर रहा है कि वो नॉनवेज खा रहा है, या उसके साथ 3-4 लोग और बैठे हैं, सारे गोलदारा बना के खाना खा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो ये वाली, जबकि ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं
किसी चीज़ को आप विस्की दिखा दो, किसी भी आप चार जने आप बैठ के खाना खा सकते हो, उसमें कोई लीगैलिटी नहीं है। पर जो बाहर वाली जो विटनेस होती है, जिसने उसके खिलाफ हिम्मत करके अपना बयान दिया होता है, हाँ। तो उसको लगता है कि उनको ना जेल के बारे में उनकी परसेप्शन ही अलग होती है। उनकी जेल के बारे में परसेप्शन होती है कि जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, उसमें दिखाते हैं बड़े बड़े कैदी वर्दी पहन के खड़े हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, जबकि अंडरटेल से हम कोई काम ले ही नहीं सकते अगर वो नहीं चाहता तो। अच्छा। तो खाना खाना बड़ी आम बात है, 4-5 लोग मिल के खाना खाते हैं, बड़ी आम बात है। पर विटनेस को, क्योंकि उसकी परसेप्शन डिफरेंट होती है, वो कहती है कि ये तो जेल में मज़े मार रहा है। जब जेल में हम इसको जेल ही भिजवा सकते थे, जेल में जब ये मज़े मार रहा है, बाहर आके तो क्या करेगा, है कि नहीं। तो उससे वो इतना डर जाते हैं कि जब कोर्ट के सामने उनको जाना होता है बयान देने के लिए, खासकर अगर फेयर सेक्स है, कोर्ट के आगे जब बयान देने के लिए जाना होता है, वो मुकर जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ये लोग बड़े खुश होकर, एक विक्ट्री इनके लिए होते है। सपोज 10 केस हैं, 10 में से जैसे जैसे केस एक ख़त्म होता जाता है, उतना इनकी विक्ट्री का वो जो है सेलिब्रेशन बढ़ता जाता है। मैंने देखा है सेलिब्रेशन बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली आप देखो कि कन्विक्शन रेट जो गैंगस्टर होते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें कि कन्विक्शन हो। आपने पढ़ा होगा, मुख्तियार अंसारी था, हाँ। कितने केस थे उसके ऊपर, हाँ। कैद ही नहीं होती थी। कैद कब होनी शुरू हुई है, जब गवर्नमेंट ने शिकंजा बड़ा सख्त किया उसके ऊपर। तो ऐसे ही इनका होता है गैंगस्टर्स का, कि अगर आपका शिकंजा, अब मोबाइल उसके ऊपर पहुंच गया है, अब आपका शिकंजा उसके ऊपर इतना सख्त नहीं है, वो या तो अपनी जात का फ़ायदा उठा के मोबाइल उसने ले लिया, या लूप होल्स अपने सिक्योरिटी के लूप होल्स को करके डरा धमका के उसने मोबाइल अपने पास पहुंच गया। जब मोबाइल उसके पास पहुंच गया तो किसी तरीके से भी वो बाहर विटनेसेस को जो है डरा धमका सकता है उस मोबाइल से। ये तो आप जो केस बता रहे हैं, ये विटनेस को डराने धमकाने या उसके ऊपर रौब जमाने जैसा है। अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात करूं, आपने अतीक अहमद का अभी जिक्र किया। अतीक अहमद को जिन लड़कों ने मारा था, मैं सर वहाँ पे थी। अच्छा। मैं 15 दिन से इस केस को वहाँ पे कवर कर रही थी, और अतीक अहमद को जिस समय गोली मारी गई है, मैं वहाँ पे मौजूद थी। और वो सुबह 4 बजे तक हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है। मैंने 1 घंटा आराम किया, 6 बजे से हमने फिर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। और उस वक्त जब खबर आई, ये खुद मैंने ब्रेक की है टीवी पे, कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिगाना पिस्टल जिनको दी थी, उनसे जिगाना पिस्टल ले करके और उन लड़कों ने अतीक अहमद को मारा। अच्छा। और वो बनना चाहते थे लॉरेंस बिश्नोई जैसे, मतलब वो नए नए थे, पर उनको बनना था लॉरेंस बिश्नोई जैसा। और वो धाक जमाने के लिए उनको ये लगा कि अतीक अहमद को मारेंगे तो फिर क्राइम के फील्ड में तो अपना नाम होगा, एकदम गुणगान होगा हमारा, हम बड़े गैंगस्टर बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात भी कर रही थी कि वो तो जो काम कर रहा है, वो किसी विक्टिम को डराने के लिए या किसी ने उसके ऊपर कोई केस दर्ज किया उसके लिए नहीं है। वो तो क्या जिगाना पिस्टल भी पहुंचवा रहा है। आप देखिए ना, अगर आपका कम्युनिकेशन चैनल ओपन है, अब मोबाइल आपके पास है, कम्युनिकेशन चैनल आपका ओपन है। हाँ। अब किसी भी अपने गुर्गे को कह दो कि ये चीज़ यहाँ पहुँचा दे, ये चीज़ यहाँ से ले वहाँ पहुँचा दे, हो जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मतलब आप श्योर हैं कि वो ये कर सकता है? कोई भी, मैं खाली लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं कर रहा। हाँ। कोई भी हो, मुख्तियार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या कोई भी हो, कर सकता है। अगर मोबाइल उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको मैं बताऊं कि ये पप्पू यादव था हमारे यहाँ। पप्पू यादव तिहाड़ पे क्यों आया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट थी कि वो जिस जेल में, बिहार की जेल में था, वहाँ पे उसका दरबार लगता था। उसका दरबार लगता था, मोबाइल यूज़ करता था वो, और सब चीज़ें जो जेल में नहीं होनी चाहिए उसके पास थी। शहाबुद्दीन को भी तिहाड़ भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? कि उसके पास सब चीज़ें थी, सब फैसिलिटी वो एंजॉय कर रहा था बिहार की जेलों में। तो जब ये चीज़ होगी, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ के ऊपर अपना एक विश्वास जताते हुए कहा कि इनको हम तिहाड़ में भेजेंगे तो वहाँ पे कानून की गिरफ्त में रहेंगे ये, और कोई गलत चीज़ें नहीं करेंगे। तो हमने किया, मतलब तिहाड़ में उनको रखा। पर अगर आपके पास मोबाइल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की है, तो आप मोबाइल अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ से, कुछ भी।
इंडिया में मर्डर बैठे का। बैठे कनाडा। इंडिया में बैठे बैठे कनाडा। आप देखें ना, मैं अखबार में ही पढ़ रहा था कि बिश्नोई जब वहाँ था, पंजाब की जेल में था, वहाँ से उसने कोई अपना इंटरव्यू दे दिया था जर्नलिस्ट को। जब आपने इंटरव्यू दे दिया, ये नहीं होगा कि जैसे हम आपस में बैठे बात कर रहे हैं तो मैं जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे नहीं हुआ होगा। पक्की बात है, वो मोबाइल पे बात हुई होगी और उसने जो है वो दे दी, कर दिया। पर कितना देखो शोर मचा, पर अल्टीमेटली होता कुछ नहीं। अच्छा, होता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। अगर उसने मोबाइल से दिया है, मतलब क्योंकि पहले तो वो ये कह रहे थे कि नहीं इसने फिजिकल इंटरव्यू दिया है, सामने बैठ के दिया है। नहीं, वो ऑडियो वाला ही था। हाँ, वो ऑडियो वाला था। हाँ। तो ऑडियो वाले में वो अपनी कुछ और डिफेंस ले रहा है। और देखें इसके ना कानून जो है, कानून बहुत वीक है। अगर कोई प्रिजनर मोबाइल से आपको इंटरव्यू दे रहा है या मोबाइल से किसी को थ्रेट दे रहा है, कि थ्रेट का केस तो आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा, पर ये प्रूव करना अल्टीमेटली बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में क्या है कि इसको बहुत छोटे लेवल की इसकी रैंकिंग होती है कि मोबाइल से आपने थ्रेट दिया, थ्रेट का केस तो आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा। हाँ। पर जिसने मर्डर किए हैं उसके ऊपर थ्रेट का केस उसके ऊपर हो गया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ठीक बात। तो हाँ, इस चीज़ का जो है ये फ़ायदा उठाते हैं। और जेल में तो पहले अगर आपके पास मोबाइल मिला है तो दिस वाज नॉट ए क्राइम। इसमें क्या होता था, खाली सुप्रीम जेल को पावर होती थी कि आपको जो है वार्निंग दे देगा, या आपकी अगर कैदी हैं तो आपकी कैदी होने का मतलब नहीं होता। अंडर ट्रायल में ज़्यादातर ये हैबिचुअल जो होते हैं, अंडर ट्रायल उसमें छूट जाते हैं। तो अगर हैबिचुअल है तो आप उसको प्रैक्टिकली, कोई सुप्रीम के पास कोई पावर है ही नहीं उसको सजा देने की। अब इन्होंने कर दिया, अब जो नया मॉडल जेल मैनुअल आया है उसमें उन्होंने कर दिया कि इनका एक क्रिमिनल केस इनके ऊपर दर्ज करवा के, अगर मोबाइल मिलता है किसी भी प्रिजनर के पास, तो आप उसके ऊपर क्रिमिनल केस जो है दर्ज करवा सकते हैं। मैं अब अगर इससे ऊपर के लेवल का आपसे समझना चाहूँ सर, क्योंकि एक बार किसी के पास अगर फ़ोन मिला और आपने पप्पू यादव का जिक्र किया, किसी दूसरे मुख्तार अंसारी का आपने जिक्र किया, और वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं या इस तरह की कोई मीटिंग्स उनकी चल रही है, तो ये क्राइम और लॉरेंस बिश्नोई जो क्राइम कर रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ये बात अगर मुझे पता है, अतीक अहमद की मौत के तुरंत बाद अगर मीडिया में ये खबर आ जाती है कि जिस जिगाना पिस्टल से उसकी मौत हुई है वो दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को दी थी और वाया वाया करके यहाँ तक पहुँची, या अगर कनाडा गवर्नमेंट ये कह रही है, वो चाहे मैं मान रही हूँ कि उनके साइड से गलत बात फैलाई जा रही है या जो भी है, अगर बहुत बड़े बड़े केसेस में, सिद्धू मूसेवाला जैसे केस में अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ जेल के जो कर्मचारी हैं उनके लेवल पे ही फिर हो रहा होगा? नहीं, जैसे अब इनका नाम आ रहा है तो उसके ऊपर तो क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। जैसे सपोज ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हैं, इसमें नाम आ रहा है कि इसने गोल्डी बरार के थ्रू जो है कनाडा में किसी को मरवाया। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करना ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने केस तो बना दिया, केस तो आपका जो है प्रेस की स्टेटमेंट के ऊपर भी हो जाता है या और भी कई चीज़ों से हो जाता है, पर इन केसों में प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है और फिर कन्विक्शन ऑब्टेन करना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आप देखें जैसे मुख्तार अंसारी वगैरह का मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, किसी केस में इनके ऊपर 20 केस इनके ऊपर थे, किसी केस में कन्विक्शन ही नहीं होती थी। जब एक आदमी पूरा पड़ा पीछे और उसने कहा नहीं कन्विक्शन करवानी है जैसे भी है, तब जाके उसकी कन्विक्शन हुई। अगर केस आप ठीक तरीके से प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो कन्विक्शन कहाँ से होगी। और मेरा अपना जो 40 साल का मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि ज़्यादातर गैंगस्टर जो होते हैं उनको किसी भी केस में कन्विक्शन लेना जो है बहुत टफ टास्क है। आप एक गरीब आदमी को या एक कैजुअल उसको तो आप कन्विक्शन करवा सकते हैं, पर बहुत कम केस होते हैं जिसमें आपने किसी हैबिचुअल को या गैंगस्टर को आपने कन्विक्शन करवाई है। इसी का नतीजा है, मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले अखबार में आया था, दिल्ली में किसी टाइम पे, पहले तो आज से अगर 40 साल पहले की बात करें, दिल्ली के गैंग होते ही नहीं थे, दिल्ली में कोई गैंग ही नहीं था 40 साल पहले की, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे 81 में एक त्यागी गैंग आया था, शायद आपने अगर ब्लैक वारंट देखी है तो एक त्यागी गैंग था, वो भी यूपी का, वेस्टर्न यूपी का गैंग था। दिल्ली के अपने कोई गैंग ही नहीं होते थे। अब देखो दिल्ली में मैं पढ़ रहा था 45 गैंग है, 45 या 45 से भी ज़्यादा गैंग है। ये गैंग क्यों बनते जा रहे हैं इतने कि मिल के जो है लूटेंगे,
मिल के लूटेंगे मतलब आप गैंगस्टर बन गए, आपको कन्विक्शन होनी नहीं और अपना आप जेल में रहो, जेल से मोबाइल वगैरह यूज़ करो, आप अपनी कास्ट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करो। आप देखें किसी टाइम पे क्या होता था, किसी टाइम में मैं उन 45 साल पहले की बात करूं कि तो वहाँ पे क्या होता था कि जो आपके ग्राम की पंचायत है, अगर उनकी पंचायत में किसी ने क्राइम किया है तो भाई साहब वो इतना उसको डेप्रिकेट करते थे कि क्यों क्राइम किया, हुक्का पानी बंद कर देते तो उसके घर वालों कहते हैं इनके घर से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, इतना ज़्यादा वो क्राइम के अगेंस्ट थी पंचायत। जब पंचायत अगेंस्ट होती है तो पूरी उस कम्युनिटी में ना एक लॉ के प्रति जो है एक रिस्पेक्ट होती है, जब पंचायत बहुत सख्त है। पर अब आप देखो क्या हो रहा है, अब पंचायतें ज़्यादातर आपको पता ही है गाँव में तो ये कास्ट बेसिस के ऊपर होता है। ज़्यादातर पंचायत कोई किसी ने अगर 10 मर्डर कर दिए उल्टा उसको एक अपना एक फाइटर का दर्जा दे देते हैं। ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया 45 या इससे भी ज़्यादा गैंग है हाँ। जो उनकी पंचायत है, क्योंकि उनकी पंचायत जो है उनके साथ इतनी टफ नहीं है, इसलिए नए नए गैंग बनते जा रहे हैं, वो क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है। तिहाड़ के अंदर गैंग वॉर हो रही है सर। हाँ, तिहाड़ के अंदर गैंग वॉर। मैंने सवाल पूछा, मैं लाइव थी और उसी समय खबर आई कि तिहाड़ के अंदर गैंग वॉर हो गई और मारने की कोशिश की। तो हमारा तो पहला सवाल होता है हथियार कहाँ से मिले उनको। तो हमें बताया गया कि वो जो चादरें थी, पर्दे थे, उनसे वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर गए और शायद जो रॉड्स लगी हुई थी, सलाखें थी, उनको बहुत पहले से उखाड़ने की कोशिश चल रही थी, फिर वो निकाला, मतलब उन्होंने हथियार बना लिए, क्रिएट कर लिए। तिल्लू तेजपुरिया की बात कर रहे हैं। देखो तिल्लू तेजपुरिया का मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैं जो कुछ बता रहा हूँ कि मैं तो खुद उसके गांव नहीं गया था, पर उसकी गांव में इतनी रिस्पेक्ट थी। तिल्लू तेजपुरिया को जो मारा गया था दूसरे गैंग ने, क्योंकि जेल में हर एक चीज़ लोहे की होती है। अच्छा, हर एक चीज़ लोहे की, मजबूती के चलते, क्योंकि उनके जो दरवाजे होते हैं, जो सेल के दरवाजे होते हैं वो लोहे के होते बने, और बाहर ग्रिल्स होती हैं वो सारी लोहे की होती हैं, मोटे लोहे की होती हैं। अगर आपने किसी लोहे को आप तोड़ने में कामयाब हो गए तो पूरा चाकू की तरह काम करेगा, एक सरिये की तरह काम करेगा। अगर आपने ज़्यादा जोर लगा के एक सरिया भी निकाल लिया तो उससे आप कुछ भी आप कर सकते हैं। तो जब उसको तिल्लू तेजपुरिया को मारा था, अखबार में मैंने पढ़ा था कि पूरा का पूरा गाँव रोया था और उसके साथ शमशान में जब उसका वो अंतिम संस्कार वगैरह किया उसमें गया। नहीं तो पहले कहाँ होता, पहले होता था कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया या कोई ऐसा क्राइम कर दिया तो गांव का कोई बंदा, पंचायत का कोई बंदा उनके साथ रिलेशन नहीं रखता, तो कोई भी, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती थी कि क्रिमेशन में साथ जाना। पर आप देखें क्राइम को इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है कि जब पंचायत रिस्पेक्टेबिलिटी देंगी तो आप देखें क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और धर्म वाली बात आपने बहुत सही, कौम वाली बात आपने बहुत सही कही। अतीक अहमद के टाइम में इतना वहाँ पे पहरा था कि लोग कब्रिस्तान तक बहुत बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पाए थे, वरना अपने इलाके का तो वो हीरो था। आपने 3 करोड़ कहीं से वसूली की और 3 लाख रुपए आपने इलाके में लगा दिया, तो लोगों को तो हीरो ही लगता है। जिसको वो 3 लाख मिले उसके लिए तो वो हीरो है ना, 3 करोड़ जिससे लिए उसके लिए विलेन है। तो बात आपने बहुत ठीक कही। मैं बताऊँ आपको कि एक मैंने बहुत बड़े गैंगस्टर से है, नाम मैं नहीं बताऊँगा आपको, मैंने उससे बात की, हर बार इलेक्शन जीत जाता था। मैंने कहा भैया तू बता यार कैसी इलेक्शन कैसे जीत जाता है। तो जो बात आपने कही है वही उसने कही। वो कहते हैं कि जो ये कहते गांव वालों की जो एक्सपेक्टेशन बड़ी छोटी होती हैं, उनको आपने हैंड पंप लगवा दिए, आपने उनको पंप लगवा दिए पानी की सिंचाई के लिए, या कुछ भी कर दिए जिस पे खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उस पर आपको वोट मिल जाते हैं। तो उसने एक्सटॉर्शन से किडनैपिंग करके करोड़ों रुपए कमा लिए, और कुछ 1 लाख रुपए अगर उसने इस पे लगा भी दिए जो कि उसके अपने फंड से हैं, जो एमएलए फंड है उससे हैं, तो उससे आप इलेक्शन जीते जा रहे हो। तो सर जब अतीक अहमद की बात चल ही रही है, अतीक अहमद साबरमती जेल में पहले था, वो साबरमती से उसको ले करके ये जो पूरा प्रयागराज तक पहुंचे थे ना, वो पूरा कवर करते करते वहाँ से गाड़ी में बैठ के मैं भी प्रयागराज तक पहुंची थी, हमारी पूरी टीम थी, मैं पहले ही से थी प्रयागराज में। तो ये आप मुझे बताएं, उस वक्त भी मीडिया ने बहुत सवाल उठाया कि जी साबरमती जेल में बैठ के, क्योंकि खबरें तो आ ही रही थी कि भाई वो वहाँ से भी धमकियाँ दिलवा रहा था, उसका बेटा यूपी की जेल में था, वो यहाँ से धमकियाँ दिलवा रहा था, तो साबरमती जेल में वो भी था और वहाँ से काम कर रहा था। अब लॉरेंस बिश्नोई भी इस समय साबरमती जेल में ही है, और अभी ये खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ से ही उनका पूरा धंधा चल रहा है। तो कोई कनेक्शन है क्या?
देखिए क्या है कि गवर्नमेंट को पावर्स है। मैंने जब लॉरेंस बिश्नोई का जो है, मैंने इसका स्टडी किया था कि इसको गुजरात की जेल में क्यों रखा हुआ है, जिसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया में जो है मुकदमे दर्ज हो, तो उसको वहाँ पे क्यों रखा हुआ है। तो जो फिर उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, गवर्नमेंट को पावर होती है कि जब पुराने CRPC के प्रोविज़न होते थे, और अब जो BNSS है उसमें भी है, ये जो अब कानून है उसमें भी है कि अगर आपको लगता है कि किसी गैंगस्टर की अगर आप उसको दूसरी जेल में भेजते हो तो उसकी जान को खतरा है, या गैंगस्टर को किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, पहले उस स्टेट का मुकदमा जो है ख़त्म हो, उसके बाद बाहर की स्टेट के हों। ऐसे में कई कुबाड़ घांडी था, उसके केस में भी ऐसे था। तो इसमें मैंने देखा इन्होंने उस गवर्नमेंट ने CRPC की उन पावर्स का इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें कहा गया है कि इसको गुजरात की जिस जेल में रखा हुआ है उस जेल से सुप्रिटेंडेंट जेल उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बेशक कोर्ट के भी अगर आर्डर आए कि उसको पेश करो किसी और स्टेट में, वो नहीं करेगा। और उसमें गवर्नमेंट ने अपनी पावर को इस्तेमाल किया हुआ है ताकि वो वहीं रहे। अगर कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसके बाद भी नहीं उसको लेके जाया जाएगा? उसमें जेल सुप्रीम को पावर है। अगर गवर्नमेंट अगर कहती है कि नहीं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करना तो उसको या पेश नहीं करना, तो उसमें जेल सुप्रिटेंडेंट जो है बाउंड है कि उसको पेश नहीं करेगा, और उस कोर्ट को बता देगा कि इसको हम इसलिए पेश नहीं कर रहे क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया हुआ है। तो ये तो बातें सुन के मैं क्या ये मतलब निकालूं कि उसको वहाँ पे जानबूझ के रखा गया है ताकि वो आराम से उसका जो साम्राज्य है वो चलाता रहे, फैलाता रहे? नहीं, ये तो आप देखें कुछ भी प्रिज्यूम कर सकते हैं। हाँ। बाकी गवर्नमेंट की पावर्स है। देखें क्या होता है कि जो कोई गैंगस्टर भी है, तो जब भी अगर उसने कोई क्राइम किया है तो क्राइम में वो जो जिसके साथ क्राइम किया वो कंप्लेनेंट नहीं होता, कंप्लेनेंट स्टेट होती है। और स्टेट ही अगर कह रही है कि उसको जो है पेश बाहर की कोर्टों में नहीं करना, तो गवर्नमेंट कर सकती है, ये लॉ में प्रोविजन है। ठीक है, आपने कहा आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। आप आज़ाद हैं, आपको जो समझ में आए। मैं तो आपको कानून की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने भी व्यूअर्स के ऊपर छोड़ा क्योंकि सवाल तो मेरे यही इसलिए पूछा ही था कि भाई वही साबरमती जेल जहाँ से अतीक अहमद का भी साम्राज्य चल रहा था, और वही साबरमती जेल जहाँ से रोज़ पता चल रहा है कि भाई अतीक के लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ये किया ये किया ये किया, भारत के अलावा बाहर तक खबर फैल रही है, कनाडा तक। तो फिर सर ने कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं, मैं कानून की बात बता रहा हूँ। अब आप अंदाजा लगाते जाइए, लेकिन ये गवर्नमेंट ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल किया है मेरी लैंग्वेज में कि भैया इसको तो यहीं रखना है। बड़ा रेयर केसेस में होता है, मैंने देखा 3-4 केसों में, मैंने पहले भी देखा है। ये कौन कौन से केस थे? एक मेरे को याद है, कबाड़ घैंडी करके के वो था, उसको गवर्नमेंट ने कहा हुआ था कि इसको दिल्ली से बाहर नहीं भेजना। अच्छा। तो उसके कोलकाता वगैरह के काफ़ी केस थे, तो हम उसको नहीं भेजते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पावर इस्तेमाल करके कहा हुआ था कि इसको तिहाड़ में रखना है। ऐसे और भी मैंने कई केस देखे हैं, नाम याद नहीं है मुझे अभी, मैंने केस देखे हैं ऐसे। एक सवाल सर, हालांकि मैं पहली बार नहीं पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन इस ढंग से मुझे लगता है पहली बार पूछ रही हूँ कि मैंने ऐसा सुना है कि आप अफजल गुरु से बहुत प्रभावित थे, या ऐसा कुछ था? नहीं। क्यों प्रभावित होऊंगा? नहीं, क्यों प्रभावित होऊंगा? देखिए क्या है, हाँ। सीधी सी बात है, मैंने कई अपने पॉडकास्ट में भी, इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं मौत की सज़ा के खिलाफ हूँ। मौत की सज़ा के क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि मौत की सज़ा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखूँ ऑल ओवर इंडिया की, तो मौत की सज़ा ज़्यादातर ऐसे लोगों को मिलती है जिन्होंने लीगल एड के ऊपर जिनका केस जो है वो चला होता है। मतलब जो गरीब आदमी है, लीगल एड पे जिनका केस चला होता है, ऐसे केसों में मौत की सज़ा होती है। या प्रेस का प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर होता है। जैसे हमारी पब्लिक आजकल बड़ी खुश होती है कि अगर किसी रेपिस्ट को आपने, अब ये नहीं उनको इसमें कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कि इसने रेप किया था भी या नहीं किया था। हाँ। किसी का रेप हुआ और पुलिस ने कहा कि इसने रेप किया था और उसका एनकाउंटर करके वो मर गया, पब्लिक सेलिब्रेट करती है। हाँ। बड़ा अच्छा वो मर गया। अरे भैया, कोई कानून भी कोई चीज़ होती है, आप देखते तो सही उसने किया भी है कि नहीं किया। आपको इतनी निराशा, आपको ये लगता है कि कानून है इतना लंबा चलेगा,
सालों साल तक मुकदमा चलता रहेगा और मुकदमा चलेगा, उसके बाद वो छूट जाएगा और आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि उसको उन्होंने एनकाउंटर में मार दिया। इसका मतलब जो रूल ऑफ जस्टिस है वो हमारे यहाँ किसी को विश्वास ही नहीं है। किसी को जो हमारा लॉ है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। हर कोई चाहता है क्विक जस्टिस, क्योंकि उनको दूसरी जस्टिस जो रूटीन जस्टिस है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। पर सर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तो इतना टाइम ले रहा है ना। हाँ, वही बात है। हाँ। देखें क्या है, आप किसी भी सभ्य कंट्री में जाओगे वहाँ पे केसेस का निपटारा करने की एक समय सीमा होती है। इवन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाओगे, बांग्लादेश में भी जाओगे, बेशक वहाँ शरीयत है या दूसरी तरह का ला है, उससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पर वहाँ भी ये होता है कि आपको एक समय सीमा आपकी बांधी हुई होती है। ये हिंदुस्तान है जिसमें कोई समय सीमा है ही नहीं। डेमोक्रेसी के नाम पे कोई समय सीमा नहीं है। आपका मर्डर का केस है, 8 साल चल रहा है, 9 साल चल रहा है। मैंने यहाँ तक मर्डर के केस देखे हैं कि मर्डर का केस चल रहा है, वो केस बल्कि इनफैक्ट मैं कर रहा हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट में, मैं उस केस को कर रहा हूँ। 13 साल तक उसका केस चलता रहा, मर्डर का केस, जबकि 14 साल में प्रीमेच्योर रिलीज के लिए कोई भी प्रिजनर जो है एंटाइटल हो जाता है कंसिडरेशन के लिए। 13 साल तक उसका जो है केस अभी अंडर ट्रायल है, ट्रायल कोर्ट के आगे चल रहा है। तो एक समय सीमा होनी चाहिए। चोरी का केस है, 1 साल में ख़त्म कर दो। क्यों नहीं आप ऐसे करते? अब अगर रेप का केस है उसको 2 साल में ख़त्म कर दो। मर्डर का केस है 3 साल में ख़त्म कर दो। अगर इतनी देर में आप ख़त्म नहीं कर रहे, आप एक लॉ बना दो ना, ऐसा आप एक लॉ बना दो। अगर आप इतनी देर में ख़त्म नहीं कर रहे तो जज साहब को रीज़न देने पड़ेंगे कि इतनी देर में क्यों ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ पे आप रीज़न देने की बात कर दोगे ना, आपका सिस्टम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। मैं भी आपको एग्जांपल भी दूंगा कैसे। जहाँ आपने जज की अकाउंटेबिलिटी कर दी कि आप रीज़न दो कि फ़लाँ केस 2 साल में क्यों ख़त्म नहीं हुआ, या मर्डर वाला केस 3 साल में क्यों नहीं ख़त्म हुआ, रीज़न दो। और रीज़न अगर आपके जस्टिफाइड है, ठीक है। अगर आपने जस्टिफाइड रीज़न नहीं दिए, आप कंपेंसेशन का उसमें प्रोविज़न कर दो। कंपेंसेशन का प्रोविज़न कर दो कि विक्टिम को भी या विक्टिम की जो फैमिली है उसको भी कंपेंसेशन मिलेगा, और जो एक्यूज है वो भी तो बेचारा जेल में पड़ा रहा है इतनी देर तक। 11 साल जैसे मैंने आपको बताया, 13 साल जेल में रहा है वो मर्डर का। उसका केस अब मैं सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूँ, तो उसको भी आप कंपेंसेशन दो। जहाँ हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी बात है ये, मुझे पता है हमारे हिंदुस्तान की क्या अच्छी बात है। जहाँ आपने कंपेंसेशन का प्रोविज़न कर दिया, आपका कानून फटाफट भागता है, बिल्कुल रेल के ऊपर आ जाता है, फटाफट भागता है। जैसे RTA एक्ट है, RTA एक्ट जैसे शुरू में आया था, इसमें जो कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उनके ऊपर वो बड़ी जल्दी जो है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी, पब्लिक अथॉरिटी ने इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी या टाइम पे नहीं दी, तो उनको ऊपर कंपेंसेशन इम्पोज कर देते। उनके ऊपर कह देते थे आप 2000 रुपये देंगे, 5000 रुपये देंगे और अपनी जेब से देंगे। यहाँ तक होते थे कि आप अपनी जेब से देंगे। ये लॉ बड़ा अच्छा चल रहा था, पर जहाँ आपने इसको डाइल्यूट किया नहीं, तो वहाँ पे फिर हमारा हिंदुस्तानी ढांचा जो है वही अपने ढर्रे से चलना शुरू हो जाता है। आप देखें क्या होता था कि मुझे याद है कि जब ये दहेज का केस, दहेज का कानून आया था, 498A आया था, नया आया था। इसमें क्या होता था कि हमने जेल में एक जेल पूरी जो है ऐसे लोगों की बना दी थी जो कि दहेज के केस में आते थे। अच्छा। और इनका इतना मिसयूज होता था। मैक्सिमम सजा है 7 साल हो सकती है, पर अब जेल में 1-1, 2-2 साल आप जेल में पड़े हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, बहुत अच्छी जजमेंट दी, 2012 या 13 की थी। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, या ऐसी वो था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी दहेज के केस में या कोई भी 7 साल तक जिसमें सजा हो सकती है किसी एक्यूज को, ऐसे केस में कोई है प्रिजनर, उसके केस में आप जो है आप उसको जेल में नहीं भेजेंगे। अच्छा। जेल में नहीं भेजेंगे। अगर आप जेल में भेजते हैं, जुडिशरी को कहा था, अगर आप जेल में भेजते हैं तो आप रीजन देंगे। खाली रीजन देने के लिए कहा था। जैसे ही अरनेश कुमार की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, हजारों लोग तो तिहाड़ जेल से छूटे, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी थी उन्होंने। उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर
जो जज है, जज साहब अकाउंटेबल होंगे, पुलिस अकाउंटेबल होगी, और उसमें उनके ऊपर इवन डिपार्टमेंटल एक्शन तक लिया जा सकता है कि अगर वो उसकी जो प्रोविज़न है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंटल एक्शन तक लिया जा सकता है। उसकी वजह से हजारों लोग जब तिहाड़ से छूट गए, और जगह मतलब हिंदुस्तान से लाखों लोग छूटे होंगे, तो ऐसा कोई कानून बनाए हमारे, जिस कानून में डेटरेंस होगी कि आपके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाएगा, आपको रीजन देने पड़ेंगे या हम कंपेंसेशन दे सकते हैं। जहाँ भी ये वाली चीज़ हो जाएगी तो वो कानून हमारे हिंदुस्तान की जो हालात है उसके हिसाब से वो कानून बड़ा अच्छा चलता है। पर जहाँ आप छोड़ देंगे ना बस, तो वहाँ पे फिर आपका मलिया मेट हो जाता है सारा। ये बहुत अच्छा सजेशन आपका है और मुझे लगता है सर लोग भी इसकी ज़रूर सराहना करेंगे, क्योंकि समस्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या निकले ये बताने वाले बहुत कम लोग हैं। और आप तो बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ये समाधान में दे रहा हूं, समाधान अप्लाई करने की बात है। हाँ। लेकिन अब बैक टू द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे फांसी वाली, और आपने कहा था कि आपने ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा है कि जो गरीब हैं या जिनके ऊपर मीडिया का प्रेशर है, फांसी उन्हें ही होती है। बिल्कुल, मैं बहुत ऐसे केसेस आपके सामने आए, बहुत केस ऐसे आए, बहुत केस। जैसे इंदिरा गांधी का मैं आपको बताऊं, हाँ। इंदिरा गांधी के केस में पहले जो मेन एक्यूज थे, एक बलबीर सिंह थे जो कि सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के, साथ में केहर सिंह थे और एक सतवंत सिंह थे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने इवन जिस केस के ऊपर पूरी गवर्नमेंट लगी थी प्रूव करने के लिए, उसमें बलबीर सिंह निकल गए क्योंकि उन्होंने अच्छा लायर किया था। ऐसे मैं आपको और बताऊं, आपने निठारी वाले केस सुने होंगे, है ना? निठारी वाले केस में उन्होंने पता नहीं कितनी लड़कियों का रेप किया, कितनी लड़कियों का मर्डर किया। अखबार से, मैं तो सब अखबार से ही आपको बता रहा हूँ, कितनी लड़कियों का मर्डर किया। आपने भी चीज़ पढ़ी होगी। पर अब देखें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और बहुतों में छूट गए हैं वो। क्यों? जबकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है हिस्ट्री का। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वकील खड़ा कर लिया था अपने लिए। अगर आपने बहुत अच्छा वकील खड़ा कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको मौत की सजा मिलेगी नहीं। ये बहुत बड़ी हमारे शायद ये कानून की ये विसंगति है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो इसीलिए वो टीस आपके मन में थी, तो इसलिए अफजल गुरु के समय में। खाली अफजल गुरु नहीं, आपने अगर ब्लैक वारंट देखी है आपने, तो जब रंगा बिला का हुआ था उस टाइम भी मेरी तबीयत काफ़ी वो ख़राब हो गई थी जब मैंने उसकी फांसी देखी थी। बेशक जो भी टांग खींच के उसको वो किया, ऐसी करतार सिंह उजागर का केस था। डॉक्टर जैन, आप तो बहुत छोटे हो, जो आपके कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे होंगे, तो ये बहुत ही मशहूर केस था जिसमें कि एक बड़े रिनोन डॉक्टर ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी के जो है साथ उसके रिलेशन थे, अपनी वाइफ का। उस केस में आप देखें कि डॉक्टर जैन को कुछ नहीं हुआ, खाली लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई और मेरे ख्याल 10 साल के बाद वो निकल गए थे। उनकी जो फियंसी थी उसको कुछ नहीं हुआ, वो भी 8-10 साल के बाद निकल गई थी, वो उससे पहले निकल गई थी। मरा कौन? करतार सिंह उजागर सिंह, जिन्होंने मर्डर किया था 500 रुपये लेके, 500 रुपये के लालच में। टोटल मेरे को 700-800 रुपये उनको जो है मिले थे। मैंने अपनी किताब में भी बात लिखी हुई है। तो मतलब आप खाली गरीब को अगर आपने मौत की सज़ा देनी है, बाकी जिसने करवाया है, मर्डर करवाया है, या जो खुलेआम जो है धमकियां दे रहा है, उसको आप कुछ कह नहीं रहे, तो ये तो फिर एक बहुत ही एक हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत तगड़ा फेल्योर है। मैं आपकी इस बात में आपके पूरी तरह से साथ हूँ और मुझे लगता है मेरा कोई भी व्यूअर जो इस वक्त आपको सुन रहा होगा वो इसमें आपका साथ देगा कि हाँ, बात में दम है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि अफजल गुरु की फांसी के समय मेरी आंखें नम हो गई थी या मैंने कुछ सोचा, तो आपको लगता नहीं है कि फिर तो दिमाग में यही आएगा ना कि उस शख्स का तो हाल चाहे जो हो, हमारी कानून व्यवस्था में तो चाहे कितनी भी खामी हो, उसको तो सज़ा होना फिर जायज़ ही है। हाँ, नहीं, आप बात जो कह रहे हैं ना, देखें, एक होता है कानून, जिसने सजा दी, जज ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट तक वो उसके फैसले को रखा। एक होता है एज ए जेलर आपका रिएक्शन। एज ए जेलर उसने मुझे जो कुछ बताया, एज ए जेलर
आपको पता है जेलर और प्रिजनर का क्या रिलेशन होता है? नहीं सर, बताइए ना थोड़ा। आपके घर में अगर कोई आपका गेस्ट होता है, वो आपका प्रिजनर है और आप होस्ट हो, आप जेलर हो। क्या बात कर रहे हैं? जेलर, हाँ, जेलर और प्रिजनर का जो रिलेशन होता है, हाँ। होस्ट और गेस्ट वाला होता है। आपके गेस्ट, अगर आपका गेस्ट जो है अगर जा रहे हैं तो आंखें नम होनी चाहिए। बल्कि मेरे जैसा बंदा जो कि एक कह लो कि जिसको कि बहुत ज़्यादा कानून के बारे में इतना ज़्यादा मैंने इसका स्टडी किया हुआ है, बहुत बहुत चीज़ें मेरे को इसमें पता लगी और उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। अफजल की बात ये आप कर रहे हैं तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने कहा कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरे विश्वास करने से उससे नहीं होता। उसने कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक करप्शन के ख़िलाफ़ जो है मैं एक युद्ध कर रहा था और मैं तो फलां ये NGO हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था और उन NGO के जो इंचार्ज थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जब PU सील उसने कहा, जस्टिस तारकुंडे रिटायर्ड जज थे, तो वो उसके वो थे चीफ थे किसी टाइम पे। तो उसने मुझे बताया कि कहता है, उसने मुझे यही बताया कि मैं क्या, मेरे साथ और 3-4 लोग और ऑफिसर थे, सुप्रीम जेल थे, उस सबके सामने ये कहा कि मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं था, ये तो मैं ट्रैप हुआ हूँ इसमें, वो ट्रैप होके मैं जा रहा हूँ। फिर उसने गाना सुनाना शुरू कर दिया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, ये बड़ा मशहूर गाना था ये। तो ये सब चीज़ें देख के ना पूरे, जैसे करतार उजागर का, तो तब भी मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ था कि इस गरीब आदमी को क्यों इन्होंने सजा दे दी, क्या ज़रूरत थी इतनी। जो मेन परपिट्रेटर है उसको तो आपने कुछ कहा नहीं। तो हर एक डेथ सेंटेंस में हुआ, इसके केस में हुआ तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन कोई आतंकी आपको आके क्यों कहेगा कि मैं आतंकी हूँ? हाँ, वो तो यही कहेगा ना। आतंकी कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं आतंकी नहीं हूँ। अच्छा। वो इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि अगर आतंकी है तो वो उसको होता है कि उसका मैंने जैसे आपको पहले भी बता रहा था कि आजकल कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। अगर आपने क्राइम किया तो आपको कम्युनिटी सपोर्ट करती है। हाँ। तो वो क्यों कहेगा कि मैं आतंकी नहीं हूँ? नहीं तो उसका कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं कहेगा। ये मैंने पहला आतंकी ऐसा देखा था, सो कॉल्ड आतंकी, जो ये कह रहा था कि मैंने क्राइम नहीं किया, मैं ट्रैप हुआ हूँ इसमें। और उसके बाद एक देखें बात हुई, जिस बंदे ने, जिस DSP का उसने नाम लिया था कि मेरे को उसने ट्रैप किया है, अब देखिए मैंने तो 2019 में ये वाली बात लिख दी थी, जो उसने बताया था कि मेरे को इस DSP ने जो मुझे ट्रैप किया, इसने मुझे कहा कि आप जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ आपको यहाँ से कार खरीदना, यहाँ से स्टिकर मिलेगा। थोड़ा डिटेल में बताइए ना, यहाँ से की जगह। उसने मतलब, हाँ, उसने मतलब उसने बताया था कि जो पार्लियामेंट अटैक का हुआ था, उसने कहा कि मुझे इस केस में जो है इंटेंगल किया गया है। मुझे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक पुलिस वाले का उसने नाम लिया था, मैंने किताब में नाम लिखा हुआ है कि उसने मुझे कहा था कि आप वहाँ जाना, आप जाके ये चीज़ खरीदना, ये यहाँ से लेना। उसने सारी चीज़ बताई हुई है उसमें, किताब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कहते मैंने तो खाली वो किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ये क्राइम जो है हो जाएगा। अच्छा। तो हाँ, और मैंने उसको ये बताया, उसको भी ये बात पता थी कि मुझे बताने से कोई उसकी इंटेंसिटी ख़त्म नहीं हो जानी। लोग तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर है, पर क्योंकि उसने मुझे कहा था, ये वाली बातें बताई थी, और मैं किताब लिख रहा था, वो किताब का नाम ही ब्लैक वारंट इसलिए वो था क्योंकि मेरे टाइम पे 8 फांसियाँ हुई थी, और 8 फांसियों में जो प्रिजनर की लास्ट साइकोलॉजी क्या होती है वो मैंने उसमें बताई हुई थी। तो हर एक की मैंने साइकोलॉजी बताई है। करतार सिंह उजागर सिंह की बताई है, मोहम्मद मकबूल भट्ट की बताई है, अफजल गुरु की बताई है, सतवंत सिंह केहर सिंह की बताई है, सबकी बताई है। मेरी किताब का ब्लैक वारंट का मतलब ही ये था बताने का, यही चीज़ मैंने उसमें बताई है कि लास्ट टाइम पे जो मेरी बात हुई उन्होंने क्या कहा, तो ये बताया। अफजल गुरु ने आपको कहा कि मैं अकेला नहीं था, और लोग भी थे, लेकिन उन तक कोई कभी पहुंच नहीं पाएगा। नहीं, उसने मुझे कहा कि उसको ट्रैप किया गया इसमें, पूरे क्राइम में उसको ट्रैप किया गया, उसने ये कहा था। ठीक है। और अच्छा, फिर जो मैं इसमें जो आगे बताना चाह रहा था, हाँ। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद शायद होगा, कि जिस उसने DSP का नाम लिया था, मैं नाम मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, जिस DSP को उसने नाम लिया था, वो DSP लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए वो ट्रैप हो गया था और वो खुद जेल में चला गया था। ये आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं। वो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाता था। उस DSP को फिर पुलिस ने पकड़ा और वो शायद पीछे तो जेल में चल रहा था, बेल पे हो या ये मुझे नहीं पता।
मैं हालांकि क्योंकि मैं जानती हूँ सर, ऐसे हम कभी भी इंटरव्यू करते हैं या कुछ बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में फिर लोगों की बाढ़ आ जाती है है ना, कि आप तो अफजल गुरु को यहाँ पे हीरो बना रहे हैं बैठ के। हाँ, मेरे को कई बार जब मैंने किताब लिखी थी, मेरे को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे ये है कि आप तो एक आतंकी को जो है हीरो बना रहे हैं, पर जबकि मेरी वो तो इंटेंशन है, मेरे हीरो बनाने से कोई हीरो नहीं बन जाएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी, मैं तो खाली वो चीज़ रिप्रोड्यूस किया उसने लास्ट मोमेंट पे क्या कहा था, या किसी इसके अलावा जो 7 और वो थे कन्विक्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, मैंने तो एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दिया। मैं उसको अपने वो नहीं दे रहा, मैं अपने कोई जजमेंट नहीं दे रहा कि मैं इससे सहमत करता हूँ या नहीं करता। ठीक बात। मैं अगर कुछ फिल्मों का जिक्र करूं सर, आपने संजू मूवी अगर देखी हो जिसमें संजय दत्त की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है, जब वो जेल में थे तो उसमें बाकायदा बताया गया कि जब पहले वो फिल्म स्टार जब पहुंचा जेल के अंदर तो कैसे उसको वीआईपी वाला ट्रीटमेंट खुद ब खुद मिला, उनके स्टारडम के चलते कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट उनको बखूबी मिलता रहा। तो आपका ये जो पूरा कार्यकाल है, मतलब हमने तो मूवी में देखा है ना सर, आप तो लाइव देख चुके हैं, तो आपको सबसे हाई प्रोफाइल केस जिसे बेशुमार चीज़ें और जो उसने चाहा वो मिला, ऐसा कौन सा केस देखा? नहीं, मैं तो देखिए, अगर स्पेसिफिक किसी नाम पे ना जाके स्पेसिफिक नाम भी मैं कह दूंगा, अगर बता दूंगा। हाँ, पर तो मैंने देखा है, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, जब भी मैंने देखा है कोई आदमी अगर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंशियल कैसे होता है, बहुत पैसे वाला आदमी है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, कोई लीडर है, किसी पार्टी का लीडर है और उसकी पार्टी ही जो है सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट में उसकी सरकार है, या कोई इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि अपनी बदमाशी की वजह से। तो मैंने देखा जनरली जितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, दे आर हैविंग देयर वे। जेल में जो वो चाहते हैं, सिस्टम इनके आगे, ज़्यादातर के आगे, सबके आगे मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादातर के आगे सिस्टम झुकता है। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखी हुई है और उसमें नाम लेके भी मैंने बताया हुआ है, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनके आगे सिस्टम टूटता है, और जो वो जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो रहते हैं। अब सर नाम लेके भी बताइए। हाँ, नाम लेके बता सकता हूँ, जैसे सुब्रतो राय सहारा है, उसके केस में मैंने देखा कि क्योंकि उनको जो है कोर्ट कम्प्लेक्स में, तिहाड़ का एक कोर्ट कम्प्लेक्स है, उसमें उनको रखा हुआ था। तो मैं देखता था हमारा जो डीजी है, डीआईजी है, उनके पास जाते थे, उनके पैरों को हाथ लगाते थे। मैं यार इतना हैरान होता था कि मैं भी कई साथ चला जाता था, क्योंकि कोर्ट कम्प्लेक्स मैंने ही बनवाया था। कोर्ट कम्प्लेक्स मैंने ही बनवाया था। उसको मैंने इसलिए बनवाया था कि हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट्स लगती हैं जिसमें कि जो गरीब लोग होते हैं उनके केस एक्सपीडिशली डिस्पोजल हों, तो एक स्पेशल कोर्ट वगैरह लगते हैं, उसके लिए बनवाया था। उसमें 2 जज आते हैं, अभी भी आते हैं जज, वो आते हैं, और जो कि छोटे मोटे ऑफेंसेस में जो लोग होते हैं जिसमें 3 साल की तक की कैद हो सकती है, या हो सकता है उसको बढ़ा दिया हो, तो वो अगर अपना केस कन्फेस करने के लिए तैयार होते हैं, जज साहब के सामने उनको पेश कर देते हैं, और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी कोई ऐसी हैबिचुअल वाली नहीं है, तो जज साहब उसमें कंसिडरेट व्यू लेके, एक कंपैशनेट व्यू लेके उसको जो है एक रिलैक्स सजा दे के उसको छोड़ देते हैं। अच्छा। ऐसे हजारों केस छूटे हैं। तो ये स्पेशल कोर्ट अलग ही है जो हमारा एक बड़ा अच्छा सिस्टम काम कर रहा है। तो उस कोर्ट कम्प्लेक्स में इनको रखा था, सुब्रतो राय सहारा जी को। तो उसमें मैंने देखा था कि मतलब उनके पास ये बॉटल्स वगैरह जो है, ये मैंने देखी वहाँ पे, खुद देखी, क्योंकि मैं तो कोर्ट कम्प्लेक्स का इंचार्ज होता तो मैं जाते ही था वहाँ पे। अब जेल बन गई तो उससे मेरा जाना तो वो नहीं हो जाता था। और फिर देखते थे दिन के टाइम पे जो है एयर होस्टेस वगैरह जो है जा रही हैं वहाँ पे, क्या करने जा रही हैं एयर होस्टेस। मतलब उसमें ये जरूर था उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि इनको जो है सेक्रेटरीट सर्विसेज जो है वो इनको प्रोवाइड करवाएंगे जेल वाले। तो सेक्रेटरीट सर्विसेज का वो स्टेनो वगैरह उससे बन के जाती थी टाइप करने के, उससे तो क्यों जा रही तो और नहीं जा सकते थे क्या? आपके पास स्टाफ की कमी नहीं है। तो ये है। फिर ये वाली चीज़ आपको कैसे पता चलता था वो एयर होस्टेस हैं? ड्रेस से।
अच्छा। ड्रेस से, जैसे ये रोस्टेस की ड्रेस होती हैं, हाँ। वो ड्रेस वगैरह उसमें होते थे। तो उसकी इसी चीज़ को लेके मैं फिर उन दिनों में जो हमारे सीएम थे उनके पास मैं गया था कि मैंने कि ये बताने के लिए कि इनको जो है आउट ऑफ द वे बहुत फैसिलिटी दी हुई हैं, ताकि अखबारों में उन दिनों में आ रहा था कि इनको फैसिलिटी इतनी दी हुई है। तो मैंने सीएम को बताया भी जाके, पर अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। ये तो आपको पता है गवर्नमेंट का ढर्रा ही ऐसा है, आप कुछ भी कंप्लेंट लेके जाओगे, अगर आपका अपोनेंट जो है जो दे रहा है वो बड़ा स्ट्रांग है, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी नहीं हुआ इसमें। मैं पढ़ रही थी वो शायद एक दिन के 54-55 लाख रुपए शायद इन फैसिलिटीज़ के देते थे। हाँ, उन्होंने काफ़ी पैसे दिए हैं, जो जेल को अपनी मेंटेनेंस कास्ट है उन्होंने दिए, काफ़ी पैसे, काफ़ी मेंटेनेंस कास्ट दिए उन्होंने। पर सर 54-55 लाख मतलब मैं बड़े से बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में चली जाऊं तो मेरा खाना पीना रहना स्विमिंग पूल जिम सब मिला के 55-56। मैं एग्जैक्ट कॉस्ट के ऊपर तो नहीं कह सकता, पर उन्होंने काफ़ी हैप्टी कास्ट, मेरे ख्याल करोड़ों में उन्होंने दी है अपनी मेंटेनेंस कास्ट। अच्छा, ये जब मैं सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है सर, क्योंकि दिल्ली में जब हमने देखा कि सत्येंद्र जैन अंदर जेल में है और फिर एक दिन खबर आती मंत्री है जेल में ठीक बात, जेल मंत्री जेल में। मैं बुलेटिन पढ़ रही थी उस समय, तो खबर पढ़ते समय जब ये आई न्यूज़ तो शुरू में तो फुल ब्रेकिंग ही चलती है तो वैसे चली, लेकिन फिर विजुअल आ गए सर, वो आ गया कि कैसे अंदर लोग जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। आपको अगर याद हो तो साइड में पानी की बॉटल्स रखी हुई थी, मतलब वो जेल का पानी नहीं पीते थे, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना तो वो नहीं करते थे, ज़मीन में ज़रूर बैठे हुए थे, लेकिन लोग आ रहे थे, उनके पैर छू रहे थे और वहाँ बातचीत चल रही थी। तो ये जो सत्येंद्र जैन जेल में है और उसका वीडियो आ गया बाहर, मतलब वहाँ CCTV लगा हुआ था, तो ये सुब्रत रॉय और बाकी जो आप बातें बता रहे हैं वो उनके वीडियो फुटेज क्यों नहीं आए? उसमें मेरे ख्याल कोर्ट का वो था ना, और साथ में हमारा वहाँ पे एक तो जहाँ पे सोते थे हमारा एक ऑफिशियल वो था, मीटिंग रूम था, सारा AC और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह लगी हुई थी, तो उसमें इनको फैसिलिटी दी हुई थी यूज़ करने की। अच्छा। और जो सत्येंद्र जैन वाली बात आप कह रहे हैं, ये कोई मेरे हिसाब से ना ये कोई इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, ये तो CCTV लगा हुआ था। हाँ। और LG साहब सब चीज़ देख रहे थे और उन्होंने जो है वो एक्शन ले लिया। हाँ। नहीं तो जनरली मैं बताऊँ आपको, ये बहुत आम बात है। नहीं, वो मसाज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आम बात है। कोई भी प्रिजनर पैसे वाला या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस अगर जेल में जाता है तो हमारे प्रिजनर जो है ना लाइन लगा लेते हैं उनकी सेवा करने के लिए। उनको ये पता है कि इसने हमेशा तो जेल में रहना नहीं है, और जेल की दोस्ती बड़ी पक्की होती है। तो जेल में अगर वो कहेंगे कि हमारे इस बच्चे को जो है नौकरी लगवा दो, वो लगवा दो, जनरली वो कर देते हैं। मैंने बहुत केसों में देखा है कि पॉलिटिकल आदमी जो है जब उनकी जेल में अच्छी सेवा हो गई तो उन्होंने किसी के बच्चे की नौकरी लगवा दी। या हमारा एक सिपाही, एक बार क्या हुआ कि वो उनकी इतनी सेवा करते गया तो वो उसको, उस सिपाही को जो है अपने साथ लेके चले गए अपनी स्टेट में, जाके उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी लगा लिया, ड्राइवर लगा लिया। तो ये होता है, जेल की तो वो पक्की होती है। और ये जो सत्येंद्र जैन का था, अगर मेरे से आप पूछें, हाँ। कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं थी। कोई भी अगर बंदा जाता है, कोई भी बंदा अगर इन्फ्लुएंशियल जाता है तो लोग, हमारे प्रिजनर लाइन लगा के खड़े होते हैं कि हमें इनके पैर दबाने का मौका दो। पैर दबाएंगे तो ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट कोई ना कोई बताएंगे। जो आप पानी की बात कर रहे हैं, पानी तो वहाँ जेल के अंदर कैंटीन में बिकता है। जेल में एक कैंटीन होती है जिसमें से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो पानी तो वहाँ बिकता है, जो बिस्लेरी वाटर होता है ये बिकता है। तो उसमें कोई ख़ास वो नहीं है। पैर दबाने के लिए मैंने आपको बताया लाइन लगाई होती है। बाकी अगर फ्रूट वगैरह आप खा रहे हो वो भी बिकते हैं, आप फ्रूट वगैरह ले सकते हो, ये कैंटीन से कुछ चीज़ खरीद सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अगर प्रेस ने उसको ना उछाल के इतना बड़ा बनाया होता, हाँ। तो शायद इतनी बड़ी वो नहीं थी। अच्छा, तो ये सारा प्रेस का ही बड़ा बनाया मुझे हुआ? हाँ, मैंने आपको बताया ना, बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेस के प्रेशर में या और दूसरे प्रेशर होते हैं, अनड्यू प्रेशर भी होते हैं। ये चीज़ें लीक कौन करता है अंदर से? ये सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को जो खत लिखे थे और वो खत बाहर आ गए। हम लोग सब सारे पढ़ रहे हैं, पूरा इंडिया पढ़ रहा है, मजे ले रहे हैं। वो उसमें जो अंग्रेजी लिखी है या जो भी बातें लिखी हुई थी, आपको तो खुश होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी है।
सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो आपको तो खुश नहीं, होना उस बेचारी चाहिए। का तो लीक हो रहा है ना मामला। कौन सकता है। चाहेगा उसकी गर्लफ्रेंड का प्रेम पत्र कोई भी पढ़े? हो सकता है वो खुद चाहता हो सकता है वो खुद चाहता हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ मतलब ये उसके जरिए प्लांटेड है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब इन चीज़ों में कभी कोई इतनी इंक्वायरी होती है या नहीं होती, जो भी है, पर ये हो सकता है उसने खुद ही वो किया हो, बताया हो, दिखाने के लिए कि देखें क्या होता है। जो लड़कियां होती हैं, मैंने देखा है, अगर आप किसी को दिखाओ कि आप जेल में रह के भी आप उसके साथ इश्क कर रहे हो, उसके लिए ये सामान भेज रहे हो, तो ज़्यादातर लड़कियां जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है कि अगला जेल में रह के मेरे लिए ऊपर इतना मर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस वगैरह का जैसे है, तो जब जेल पे था भी और जेल पे इसने कई बार उसको चिट्ठी लिखी है, इसने जवाब दिए, इट मीन्स शी वाज इन्फ्लुएंस्ड कि अगला जेल में रह के भी मेरे को इतना प्यार कर रहा है। तो ये एक स्वाभाविक वो होती है, तो उसमें लीक कोई भी कर सकता है। वो लीक कर सकता है, सुकेश चंद्रशेखर कर सकता है, कोई जेल का स्टाफ कर सकता है, या हो सकता है जैकलिन फर्नांडिस ने लीक किया हो कि कोई आदमी मुझे इतना मरता है मेरे ऊपर। ये अलग एंगल आपने अलग एंगल आपने समझा दिया, ऐसे तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं तो शुरू से लेकर के अभी तक सर फिल्मों का ही उदाहरण दे दे के आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि हमने तो जेल, तिहाड़, कैदी, जेलर, ये सब फिल्मों में ही देखा है ना। सामने से तो हमें सौभाग्य मिला नहीं, भगवान न करे किसी को मिले भी ये सौभाग्य, लेकिन आपको ये सौभाग्य बखूबी मिला है। एक मूवी आई थी सर शाहिद, उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक राजकुमार राव उसमें थे और कैसे एक यंग बच्चा होता है और उसको जब जेल होती है और वो अंदर पहुंचता है तो उसको फिज़िकली असॉल्ट किया जाता है। ये मेरे ख्याल से 2012 में मूवी आई थी और उसमें प्रॉपर दिखाया गया है। हालांकि ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं, लेकिन एक प्रॉपर थोड़ा टाइम दे करके उस पर रुका गया हो उस सीन पे, तो वो शाहिद मूवी के अंदर था कि कैसे उसको फिज़िकली असॉल्ट किया गया और कैसे ये होमोसेक्सुअलिटी का मामला है, बखूबी दिखाया गया है उसमें। तो क्या आप जब जेलों में रहे तो ये फिल्मी कहानी से मैच होता हुआ कुछ रहा, या ये बिल्कुल ही फिल्मी कहानी है होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल जेलों के लिए? देखिए, मैंने अपने ना किताब में भी लिखा हुआ, मैंने कई पॉडकास्ट में भी कहा है। ये पहली बात तो ये है कि कोई बच्चे को जो है ना 18 साल से नीचे, अगर आप बच्चा कहते हैं, जो यंग था वो, हाँ, 18 साल से नीचे वाला जेल में आते नहीं, वो ऑब्जर्वेशन होम या इनके जो जुवेनाइल होम होते हैं उसमें रहते हैं। जो होमोसेक्सुअलिटी है ये एक फैक्ट है, इसको आप मानो या ना मानो, क्योंकि नेचुरल अर्ज है। वो नेचुरल अर्ज जो होती है, जो यंग लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। अब यंग किसको कहेंगे? 18 से 21 साल। हमारी जो डेफिनेशन है जेल मैनुअल की 18 से 21 साल की है। तो उसमें क्या होता है कि कोई यंग प्रिजनर आया, एक प्रिजनर सपोज 2 साल से है वहाँ पे, मर्डर के केस में है, एक नया प्रिजनर आया है चोरी के केस में है, उसमें वो बिल्कुल यंग है, मालूक सा लग रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसको पहले तो वो टेम्पटेशन देगा, उससे दोस्ती करेगा, उसको खाना खिलाएगा, जो खाना वो चाहता होगा खाना। तो अच्छा। क्योंकि जो 2 साल से रह रहा है उसका तो एक अपना एक रुतबा बन ही जाता है ना, खाना वगैरह खरीद भी सकता है, वो कैंटीन पे भी बिकता है, उसको खाना खिलाएगा, उसको और प्रलोभन देगा। अगर उसने वो बच्चा आ गया फिर तो वो उसके साथ रात को पता ही नहीं लगता, रात को मतलब आपके जो कंबल होते हैं, आपने 3 कंबल 4 कंबल हर एक वो दे दिए, तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे जैसे 4 कंबल हो गए तो उसमें बड़ा वो गद्दा बन जाता है, 4 कंबल और ऊपर डाल दिया, तो उसमें पता ही नहीं लगता कि ये आपका कंसेंट से हुआ है या आपने बाई फोर्स किया है। बाई फोर्स अगर किया है तो कानून ये कहता है ये तो बहुत तगड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पर अगर कोई कंप्लेंट करेगा ही नहीं, कोई कंप्लेंट करेगा नहीं तो एक्शन किसके ऊपर होगा? तो यही चीज़ सोचते हुए हमने एक NGO आए, ये मैडम किरण बेदी के टाइम की बात कर रहा हूँ, या उससे पहले भी, मतलब ये जो यंग सेक्सोपलाइटेशन होता है ये होता है, अभी भी चल रहा होगा।
अगर मैं आपको बात बताऊं 83-84 की एक बहुत मशहूर जजमेंट है संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को इसी चीज़ सब्जेक्ट के ऊपर जो है अपनी जजमेंट दी हुई है, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा था कि आप इसमें इंक्वायरी करो, क्योंकि उसमें संजय सूरी एक पत्रकार थे। तो इन्होंने एलेज किया था जो बात आपने मुझे कही अभी, कि जो यंग प्रिजनर होते हैं उनका मिसयूज़ होता है, सेक्चुअली उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो यही बात उसने अपनी किताब में इंडियन एक्सप्रेस में लिखी थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लेके, याद मुझे अभी संजय सूरी था, एक नीरजा चोपड़ा करके एक और पत्रकार थी, दोनों ने करके वो स्टोरी की थी। तो वो जो संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उस पर जो है उसमें प्रिजनर्स के नाम भी लिखे हुए थे कि जिनके साथ सोडोमी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को कहा दिल्ली के कि आप इंक्वायरी करो। उन्होंने इंक्वायरी में बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स दिए कि उन्होंने कहा कि जो यंग प्रिजनर होते हैं इनको सर्व किया जाता है हैबिचुअल प्रिजनर्स को। अच्छा, हैबिचुअल प्रिजनर्स को सर्व किया जाता है, एक तो ये बात कही। तो उसमें बहुत सारे प्रिजनर, मुझे याद है उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जिनके साथ भी ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को छोड़ा था उस टाइम पे। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 83-84 की, और उसमें संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करके केस आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। उसके बाद जब हमने देखा ये चीज़ चल रही है, जब मैडम किरण बेदी थी आईजी थी, तो उस समय पे एक एनजीओ ने सर्वे किया इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने देखा कि जो यंग प्रिजनर है उसमें ये सोडोमी वगैरह की ये घटनाएं बहुत ज़्यादा है। एज फार एज 80% तक उन्होंने कहा था कि होता है। तो उसके बाद मैडम से हमारी बातचीत हुई, तो मैं उस टाइम पे डीएसपी था जेल का। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमने कहा चलो कंडोम रखवा देते, क्योंकि उन दिनों में HIV वगैरह बहुत फैल रहा था। HIV बहुत फैल रहा था। HIV तो जो है मतलब सोडोमी से ही जो है वो फैलता है। वन ऑफ द रीज़न जो है सोडोमी है HIV फैलने का। जो हैबिचुअल होते हैं, सोडोमाइजर होते हैं, उनको आप देखोगे उनको अभी भी बहुत होता है, या इंजेक्शन की सुई वगैरह ऐसे कई सारे उसमें होते हैं। तो हमने कहा चलो हम कंडोम रखवा देते हैं, जेल में कंडोम रखवा देते हैं, ताकि जब इन्होंने मानना ही नहीं है सोडोमी करनी है और बाई कंसेंट करनी है या बाई प्रेशर करनी है, मतलब एक तरह का हमें ये था कि हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि रोक तो तभी सकते हैं कोई केस करेगा, कोई बताएगा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है। हाँ। कोई बताएगा नहीं, इसका मतलब हम नहीं रोक सकते। तो हमने कंडोम रख दिया। हमने कहा करो आप, और कंडोम को यूज़ करके करो। तो उसके ऊपर जो है किसी ने PIL डाल दी दिल्ली हाई कोर्ट में। जनक राज जय करके बहुत अच्छे लायर थे, तो उन्होंने डाली। उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, और बाद में उन्होंने क्वैश कर दिया था हमारे एक्शन को कि आप कंडोम वगैरह नहीं रख सकते। कंडोम अगर आप रख रहे हो तो इट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग होमोसेक्सुअल टू कमिट दैट होमोसेक्सुअलिटी। तो ये कहते हुए उन्होंने इस चीज़ को कर दिया था। तो ये तो जो आपने बात कही है, बात काफ़ी हद तक सही भी है, पर ये तो बहुत ही एक्सट्रीम, जो मैंने आपको संजय सूरी वाली बात बताई है उसमें तो कहा था कि हैबिचुअल प्रिजनर के आगे इनको सर्व किया जाता है, तो वो तो बहुत ही फार रीचिंग थी। पर अभी भी ये जेलों में हो रहा है। मैंने आपको बताया ये नेचुरल एक वो है अर्ज है, तो इसको कोई रोकने का, मैंने जब देखा है कि रोकने का कोई ऐसा प्रयास किया नहीं गया। अखबारों से पता लगता है या जो जेल ऑफिसर हैं बात करते हैं, जब कोई रोकने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया, अपने आप तो रुक नहीं जाएगी जब नेचुरल हम बात कर रहे हैं। बहुत गलत है। गलत तो कई बहुत चीज़ें गलत हैं जो हो रही हैं, जिसमें कि समझदारी यही है कि हमें एडमिट करना चाहिए और उसके ऊपर क्यूरेटिव स्टेप लेने चाहिए। ये भी मैं हालांकि एक्सपेक्ट कर रही थी जब आप मुझे जवाब दे रहे थे, मैं सुनना चाह रही थी कि आप शायद आप ये बोलें कि इसको रोकने के लिए ये किया जा सकता है, इसको रोकने के लिए ये किया जा सकता है, क्योंकि शुरू से आप समाधान देते हुए पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है। समाधान है इसमें भी। देखिए समाधान ये है कि अगर आप जो खासकर एडोलेसेंट वार्ड है, अगर उसमें आप अपनी सर्विलेंस अच्छी रख देते हैं और आप इस पर ध्यान देते हैं कि ये चीज़ ना हो, तो आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। पर आपके पास स्टाफ की हमेशा कमी रहती है,
आपके पास जितने आपके पास गार्ड होने चाहिए, आपकी 1/3 तक, जो कि बहुत अलार्मिंग हुआ है, 1/3 तक जो है आपकी कमी रहती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो एडमिट किया, क्योंकि जेल पे कोई भी काम करना नहीं चाहता। अगर आप देखें, आप लोगों से पूछें, है ना, हम तो नफरत भरी नजर से देखते हैं ना कि अच्छा है तेरे साथ बुरा हुआ, तू बाहर बुरा करके गया था, अब अच्छा है तेरे साथ अंदर बुरा हो रहा है, ये होना चाहिए। नहीं, वो है, अगर आप देखें जेल में जो स्टाफ है, हमारी एट्रिशन रेट कहते हैं कि जो पहले 6 महीने में या 8 महीने में कितने लोग छोड़ के जाते हैं। एट्रिशन रेट इतनी ज़्यादा है कि आपका 1/3 तक स्टाफ जो है आपकी नौकरी पे सिलेक्ट हो जाते हैं। बेचारों को नौकरी चाहिए, नौकरी हर एक को चाहिए, आ गए, पर उनको कोई बेटर नौकरी मिल गई तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो एट्रिशन रेट इतनी ज़्यादा है इस जॉब में, जब तक आप इसको अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे स्टाफ के लिए, एक्स्ट्रा पे दें या कोई रिस्क अलाउंस दें या कुछ दें, कोई भी नहीं काम करना चाहता। जब तक अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, मतलब लोगों को दूसरी नौकरी मिलती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने क्यों नहीं छोड़ी? मैंने छोड़ दी थी। एक्चुअली क्या था, मैं एएस भर्ती हुआ था। एएस भर्ती हुए तो 81 में मैं एएस भर्ती हुआ था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भर्ती हुआ था। 86 में मैं डीएसपी बन गया था और 94 में मैं सीनियर डीएसपी बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर आपने एक ईमानदारी से नौकरी करनी है, मैंने देखा था कि मेरे साथ वाले जो लोग थे, क्योंकि जो भी डीजी आता था वो मेरी जो एक सीवी था उसको देख के मेरे को अच्छी जेल पे मेरे को पोस्ट करते थे। ये अच्छी जेल क्या होती है? जहाँ खुखार कैदी होते हैं या नहीं होते? नहीं, अच्छी जेल का मतलब आप समझ जाए वो अच्छी जेल क्या होती है। मतलब जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अच्छा। तो उसको अच्छी जेल कहते हैं। तो मैंने देखा तो मेरे को हमेशा जो है ऐसी जेल मिलती थी, जो मेरे साथ के दूसरे लोग थे उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि ये जेल हमें मिले, पर मेरे को मिलती थी बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर और मेरा जो अपना काम का एक रिकॉर्ड था। तो मैंने देखा कि मेरे साथ वाले जो थे हमारे ना जेल में, एक बहुत बड़ी बात होती है, एक कहते वर्ड होता है सैडिस्टिक प्लेयर। सैडिस्टिक प्लेयर का मतलब होता है, देखें क्या होता है, जेलर होता कौन है? जेलर होता है रिफॉर्मर। जेलर का काम है पहले तो एक तो सेफ एंड सिक्योर कस्टडी प्रिजनर्स की रखना, कि कोई प्रिजनर भागे नहीं, किसी प्रिजनर के ऊपर जेल के अंदर अटैक ना हो, एक्सटॉर्शन ना हो। एक तो सेफ एंड सिक्योर कस्टडी तो इसको कहते हैं। दूसरा जो जेलर का जो काम का जो ड्यूटी होती है वो होती है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। ऐसे स्टेप लेना जिसमें आप मेडिटेशन, योगा, स्कूलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग सब चीज़ें देते हैं। एक आदमी ने क्राइम क्यों किया होता है कि वो उसकी नेगेटिविटी होती है समाज के लिए, तभी वो क्राइम करता है। कोई एक आदमी मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि उसकी मेरे लिए नेगेटिविटी है। हमारा काम होता है उस नेगेटिविटी को दूर करना, क्योंकि वी आर द रिफॉर्मर्स। हमारा काम होता है कि उसकी नेगेटिविटी दूर करना। ठीक है। पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो जेल स्टाफ होता है उसकी नेगेटिविटी खुद ले लेते हैं। जब आपको उसकी नेगेटिविटी दूर करनी है, हाँ। तो आप उसकी नेगेटिविटी खुद ले लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आप लोग एक दूसरे से इतनी जेलसी रखते हैं। आपको उसके घर उसका कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको बड़ी खुशी होती है। आप ये नहीं देखते आपके पास क्या है। आप अपने जो आपके पास भगवान ने दिया उससे आप खुश नहीं है कि आपको इतना दिया हुआ, आपको दूसरे को क्यों दे दिया, पड़ोसी को क्यों दे दिया, उसके ऊपर उनको बड़ी नाराज़गी रहती है कि भगवान ने उसको ज़्यादा दे दिया। उनको लगता है कि उसको ज़्यादा दे दिया। इसके ऊपर एक मैंने कहानी भी लिखी, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ प्लीज़ सर। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इसी सैडिस्टिक प्लेयर का, कि एक जेल का ऑफिसर था, और ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सर्वमान्य है, सब मानते हैं कहानी बिल्कुल ठीक है। एक जेल का ऑफिसर था, वो भगवान को जो है बहुत पूछता था, सुबह शाम वो भगवान को पूछता रहता था। एक दिन भगवान उसके आगे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तू इतनी जो पूजा करता है मेरी, बोल तुझे क्या चाहिए।
आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, जो तू मांगेगा तेरे को मैं दूंगा, पर उसमें एक कंडीशन है। पूजा मैं आपकी कर रहा हूँ, आप क्या कंडीशन, भगवान आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं? कंडीशन ये है कि जो मैं तुझे दूंगा तेरे पड़ोसी को मैं उससे डबल दूंगा। अगर तू 1 करोड़ चाहता है उसको मैं 2 करोड़ दूंगा। तो कहता है कि भगवान ये तो पूजा मैं कर रहा हूँ आपकी और आप पड़ोसी को डबल देंगे? वो कहता है नहीं, ये मेरा न्याय है, मैं पड़ोसी को डबल देता हूँ। तो कहता है भगवान मुझे टाइम दो, मैं सोच के बताऊँगा कि आप मुझे क्या चाहिए आपसे। भगवान ने कहा ठीक है बच्चा, जितना तू टाइम मांगेगा मैं तेरे को देता हूँ। तो उसने कहा आप 1 हफ्ते बाद जो है मैं आपको सोच के बताऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। उसने कहा ठीक है। 1 हफ्ते बाद भगवान फिर उसके आगे पेश हुए। बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को? कहते भगवान मैंने बहुत सोचा है, आप मेरी 1 आंख जो है फोड़ दो। तो ताकि जो पड़ोसी जो है मेरा उसकी 2 आंखें फूटेंगी, वो तो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। तो इस तरीके का एक्सटेंट का सैडिस्टिक प्लेजर होता है जेल स्टाफ में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि मैंने कहा सुनील गुप्ता जी आपको क्या लेना, आपने सीधे रास्ते पे चलना है। वो लोग आपसे जल रहे हैं, आपकी जेल में कोई एक पत्थर भी नीचे गिर जाए तो अगले दिन अखबार में आ जाता है और आप टेंशन में रहते हो, क्या फ़ायदा आपको? फिर मैंने 96 में जो मैं डीएसपी की उस पर काम कर रहा था, मैंने उस नौकरी से त्याग दे के उसमें त्याग पत्र दे के मैंने एक लॉ ऑफिसर की पोस्ट थी हमारे यहाँ खाली पड़ी थी, एक ही पोस्ट होती थी लॉ ऑफिसर की, तो मैंने उस पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। मतलब मैं सिलेक्ट हो गया और फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और उसी में मैंने फिर अपना कैरियर जो मतलब आप लगाएं, मैंने 81 से 96 तक 15 साल जो है मैंने काम किया है ये एग्जीक्यूटिव जॉब के ऊपर। और 96 से 2016 टिल रिटायरमेंट मैं लीगल एडवाइज़र था। तो मैं उसी पोस्ट के लॉ की पोस्ट पे आगे चला और मुझे मेरा ये भी सोचना था कि मैंने रिटायरमेंट के बाद जो है प्रैक्टिस करनी है, कानून की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कोई ऐसा काम क्यों ना करूं जिससे कि मुझे आगे भी जाके फ़ायदा मिले और मेरा एक कोर्ट आना जाना जो है लगा रहे। तो उसी करके मैंने ये नौकरी छोड़ दी थी। तो आप जो एट्रिशन रेट की हम बात कर रहे थे, तो वो बाकी जिसको होगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, जिसको होगा कि मैंने तो जेल से ही सब कुछ करना है, मैं आपको बताऊं, आपको बड़े काम की बात बता रहा हूं। मैंने बाइबल में पढ़ा था ये कि आप अगर उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी मेरे को चाहता है, मतलब भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसमें लिखा है कि अगर आप कोई जीसस को कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो जेल में जो बंद कैदी हैं उनको मिले, उनकी समस्याओं का निदान करे, तो उनको मैं मिलता हूँ, उनको भगवान मिलता है। तो अगर आपकी जेल पे है, अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहो बड़े आराम से आप प्राप्त कर सकते हो, इतना मेरा सोचना है। पर आप भगवान को ना प्राप्त करके आप दूसरी उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर, पैसे के मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर लगे रहते हो, तो जो कि मुझे लगता है कि आप अपना टाइम जो है बेकार कर रहे हो। तो इसलिए मैं अपना इधर आ गया था। एक तरफ तो आपने अपने जवाब में ये बताया कि आपको हमेशा अच्छी जेलों में डाला गया, जहाँ से पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। अब मैं तो सोच ही रही थी कि ठीक है, अब मैं सर से पूछती हूँ कि मौके का कितना फ़ायदा उठाया। क्या लाए हो? लेकिन वो हो मैंने नहीं आपको पाया, बताया क्योंकि रास्ता मैंने जब रास्ता आपने एक रखना है तो उसमें तो आप फिर ये चीज़ सोच ही नहीं सकते। नहीं सर, मैं बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की और इतनी ईमानदारी की हमें ज़रूरत है, न सिर्फ जेलों में बल्कि हमारे आसपास जो लोग हैं हर क्षेत्र में हमें ज़रूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत की जड़ में बैठा हुआ है, दीमक की तरह खा गया है। भ्रष्टाचार जो है खा गया है हर किसी को। पॉलिटिक्स में कोई जाना चाहता है, किस लिए जाना चाहता है? ये नहीं सेवा करने के लिए, पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए। जेल में अगर नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, क्या आपका पर्पज़ है? आप ये नहीं पब्लिक को सर्व करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। मैंने आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट किसे मिला, वो आप बताएं, तो आपने सुब्रतो राय का नाम लिया। आपके इतने लंबे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा खौफनाक क्रिमिनल आपने किसे पाया? नहीं देखें, खौफनाक प्रिजनर तो बहुत हैं। आप जैसे छोटा राजन है, वो जेल में है।
छोटा राजन की हिस्ट्री कोई कम वो नहीं है। और अगर मैं अपनी पर्सनल कहूँ तो मुझे छोटा शकील की जो है धमकी आई थी जब मैं रिटायर होने वाला था, उससे 1-2 साल पहले उनकी धमकी आई थी कि आप लोग, मुझे पता लगा है कि छोटा राजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आके जेल में उसको मारूंगा और आपको मैं देख लूँगा। तो ये है। इसके अलावा मैं थोड़ा डिटेल में सुनना चाहती हूँ। तो आप डर गए थे? नहीं, हाँ। डरा नहीं। क्या होता है कि कैसे, फोन करके धमकी दी थी? नहीं, मेरे उस पर SMS आया था। अच्छा। फ़ोन के ऊपर मेरे मैसेज आया था। हाँ। बम्बैया लैंग्वेज जैसे होती है ना, उसमें लिखा हुआ था कि मैं देखता हूँ तू कब तक जो है उसको बचा लेगा, जेल में आके तेरे सामने उसको मैं मारूंगा, तू देखता रह जाएगा। तो क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन होता था जेल का, तो शायद उसने, जबकि मेरा उससे छोटा राजन से कुछ डायरेक्ट वास्ता नहीं था, तो छोटा उसको लगा कि छोटा राजन को, क्योंकि मेरा नाम अखबारों में आता रहता था, तो इसकी वजह से छोटा राजन जो है जिंदा है, तो मैं उसको मारूंगा। जब उसने ये वाली बात कही तो मैंने पुलिस में केस किया। पहले अपने डायरेक्टर जनरल को जो है कंप्लेंट की, उसके बाद मैंने पुलिस को, डायरेक्टर जनरल ने उसको पुलिस को आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। तो उस पर जो सिक्योरिटी वगैरह जो है मुझे देनी चाहिए थी, इनको कुछ करना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं हुआ अल्टीमेटली। मतलब इवन तो देखें, एक बार तो आप छोटा शकील की धमकी, छोटा शकील का कितना, हाँ, उसकी धमकी है, उसने आपको दिया है, पर इतनी इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो हुआ। अल्टीमेटली मुझे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने बताया कि आपकी सिक्योरिटी के लिए हमने रिकमेंड किया। और मेरा एक्चुअली घर जो है बिल्कुल जेल रोड के ऊपर बंगलो था मेरे पास, जेल रोड के ऊपर ही। तो उसमें तमिलनाडु पुलिस की तो सिक्योरिटी रहती थी, पर इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी जो मेरे साथ रहती, पर इन्होंने कोई एडिशनल सिक्योरिटी तो नहीं थी, बल्कि जो तमिलनाडु पुलिस की सिक्योरिटी थी उसको भी हटा दिया। अरे। मेरे पास पर्सनल वो था, रिवॉल्वर थी, हाँ। वो भी वापस ले ली। तो वो खैर मैंने पेटिशन भी लगाई थी, और बहुत चीज़ें मैंने अपनी किताब में इस बात को लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप ऑफिसर्स की जो है, जो आपके ऑफिसर्स हैं, अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अपनी कंसाइंस को जो है, अपने आत्मा को अगर आप सुनते हैं, तो उसमें आपके साथ ये चीज़ें भी हो सकती है। तो मेरी सब सिक्योरिटी को मैं, बल्कि उन दिनों में तो मेरी फैमिली बड़ी डरी हुई थी कि घर पे जो हमेशा सिक्योरिटी रहती थी तमिलनाडु पुलिस की, इवन वो भी हटा लिया। तो फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी, पर जैसे ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है करना, वो करती है। हाँ। तो वो उन्होंने किया। तो छोटा राजन आपको सबसे बड़ा, हाँ, मुझे लगता है कि मतलब जो सबसे बड़ा जो अगर क्रिमिनल आप कह सकते हैं तो छोटा राजन ही होगा। नहीं तो अबू सलेम भी रह के गया यहाँ पे, काफ़ी देर रह के गया, काफ़ी देर तो नहीं कह सकते, तिहाड़ में कुछ दिन रह के गया है अबू सलेम। कई बार आया, कोर्ट अटेंड करके चला गया, वो भी काफ़ी नामी ग्रामी उसमें वो होता है। और भी ये गैंगस्टर्स वगैरह, नीरज भवानिया वगैरह, ये सब आप सुनते ही रहते हैं, सब आते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप ग्रेडेशन नहीं कर सकते कि ये इतना खतरनाक था, ये इतना खतरनाक नहीं था। सारे अपने अपनी वे में खतरनाक होते हैं। पर आप सामने से जब उनको देखते हैं तो वो उतने ही सामान्य लगते हैं। हाँ, चाहे छोटा राजन है, अबू सलेम है। हाँ, ये देखेंगे क्या है कि जब मैं जेल की नौकरी में मैंने ज्वाइन किया था 81 में, तो बॉलीवुड वाला मेरे को इम्प्रेशन था कि जैसे बॉलीवुड में होते हैं ना, बड़े बड़े दिखाते हैं जेलों में कि बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, कुर्ता पजामा पहना, बड़ी बड़ी मूंछें हैं। जो इम्प्रेशन अभी मेरे मन में है वो आपके मन में तब था, उस टाइम पे था। हाँ। तो ये था। तो मैं जब गया वहाँ पे देखा तो बड़े स्मार्ट लोग घूम रहे हैं जेल के अंदर। तो मैंने अपने किसी साथी से पूछा, मैंने कहा वो प्रिजनर कहाँ है, अच्छा जेल कहाँ पे? वो कहते यही तो जेल है। अच्छा। तो हाँ, कहते यही तो जेल है। हाँ। तो फिर मैं जैसे चार्ल्स होबराज वगैरह का देखा, चार्ल्स होबराज जो है वहाँ पे था, सुनील बत्रा, विपिन जग्गी, बहुत सारे ऐसे प्रिजनर थे जिनके नाम आप अखबारों में सुनते थे, प्रेम शंकर शुक्ला, राकेश कौशिक, जो जिनके आप सुनते थे बड़े बड़े नाम, सब आपके सामने ऐसे घूम रहे थे, आपसे ऐसे बात कर रहे थे, हेलो हाय ऐसे कर रहे थे जैसे हम आप दोनों हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे होते हैं। पॉडकास्ट चल रहा था वहाँ अलग। तो वहाँ पे सारा, हाँ, वहाँ सारा जो है, मतलब
जेलों का पोर्ट्रेल जो है ना बहुत गलत दिखाते हैं बॉलीवुड में। जैसे वो जेलर को दिखा दिया असरानी को शोले में, जैसे है हम अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं, हाँ। मतलब एक मजाक के उसमें दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप ब्लैक वारंट अगर देखेंगे तो उसमें बिल्कुल करेक्ट पोर्ट्रेल किया हुआ है कि जेलर का कैसा पोर्ट्रेल होता है। जेलर हमारे जैसे बंदे भी होते हैं और प्रिजनर भी जो है हमारे जैसे बंदे होते हैं, कोई ये वैसे नहीं होते जैसे कि पिक्चरों में दिखाते हैं। तो वो भूल जाएं, तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल फिल्मों जाओ। में हम बिल्कुल। अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। सब भूल जाओ। हाँ, नहीं वो तो सब तब होते होंगे ना, अंग्रेजों के ज़माने में वैसे होते होंगे, अब नहीं होते होंगे। यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं, पर उसका मजाक उड़ाया हुआ है ना। अब देखो ना, मजाक उड़ाया हुआ है कि हाँ। मुझे पता है ये भागने का प्लान कर रहा है, हाँ। और जबकि कोई भागने का ऐसा कोई प्लान ही नहीं होता। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन जेलर को जा रही है, उसमें एक तरह का मजाक उड़ाया हुआ उसका, जेलर का, जबकि ऐसी बात नहीं होती। जेलर मतलब हर कोई काम अपना बड़ा सीरियसली कर रहा है। और ये इम्प्रेशन तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो कैदी होते हैं वो कोई अलग किस्म का उनका वो एक स्टेचर होता है, नहीं, वो बिल्कुल आपके और हमारे जैसे होते हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है कि इतना खौफनाक काम करने वाला खुद भी उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कितनी खौफनाक होगी। मैं तो शायद उसके सामने भी पहुंचूंगी तो मैं कांपने लग जाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा नहीं कि हम शायद देख के उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि ये क्रिमिनल है या वो डरा के धमका के रखने वाले होंगे। बट आप तो एनीवेज बहुत उल्टा बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम बाहर, हाँ। मुझे लगता है कि कई बार जैसे लोग आप काम करते हो, अखबारों में जर्नलिस्ट काम करते हैं, उनके चेहरे ज्यादा भयानक होते होंगे बानिस्बत हमारे कैदियों के। ओहो, ये सारे जर्नलिस्ट सुन रहे होंगे। ओके, अच्छा, आपने अभी बातों बातों में चार्ल्स शोबराज का क्योंकि जिक्र किया, और आप ये बता भी चुके हैं कि वो कैसे बड़े स्मार्ट और हैंडसम थे, तो आप मुझे ये बताएं कि वो क्या ये जब इनकी पर्सनालिटी के चलते भी या जेल के अंदर बहुत फेमस हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है? क्या होते हैं? हाँ, पर्सनैलिटी भी होती है। देखें, क्या ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर सकते हो। जेलों में क्या होता है कि जो पढ़े लिखे कैदी होते हैं, इनका फेवरेट टाइम पास होता है दूसरे लोगों की पिटीशनें बनाना। अच्छा। हाँ, पर वो वकील तो होते नहीं है। नहीं, वो जरूर थोड़ी है वकील बनाने। एक अगर आपको पता है कि कोर्ट को किस तरीके से आपने एड्रेस करना है, तो उसमें वकील की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। तो ये चार्ल्स शोबराज हो गया, सुनील बत्रा हो गया, आप देखेंगे इनके नाम से जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जजमेंट्स दी हैं। जो रिफॉर्मेशन की थ्योरी है इनकी जजमेंट्स में लिखा हुआ है। रिफॉर्म किस तरीके से करना चाहिए तो इनकी जजमेंट्स में लिखा हुआ है। जैसे सुनील बत्रा की जजमेंट है, सबसे पहली जजमेंट है 1979 में, फिर 1980, 1981, 2-3 जजमेंट है इनकी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है कि प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर की ये जजमेंट है। वो देखें, एक तरह की बाइबल है, बाइबल ऑफ रिफॉर्म है। आप इन प्रिजनर्स को इस तरीके से भी देख सकते हो कि मर्डरर है, या इस तरीके से भी देख सकते हो कि एक तरह का रिफॉर्मर है। प्रेम शंकर शुक्ला है, बहुत तकड़ा वो चीट था, तकड़ा, उसके ऊपर चीटिंग के बहुत सारे केस थे। तो आप उसको एक चीट की नज़र से भी देख सकते हो, आप एक रिफॉर्मर की तरफ से भी देख सकते हो कि उसकी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी प्रिजनर को इंडिस्क्रिमिनेट आप आयरन में नहीं रखोगे, फेटर्स, हैंडकप्स वगैरह में नहीं रखोगे। ऐसे ही आप राकेश कौशिक है, उसको आप मर्डरर भी समझ सकते हो और आप उसको रिफॉर्मर भी समझ सकते हो, क्योंकि उसकी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा केस लिया था जिसमें कि एक प्रिजनर के ऊपर मगर सिंह करके एक सिपाही था, उसने एक प्रिजनर के प्राइवेट पार्ट्स में एक रॉड इंसर्ट कर दी थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो आप इनको मतलब कुछ भी कह सकते हो, आप इनको ये भी कह सकते हो रिफॉर्मर। अगर रिफॉर्मर एक बड़ी रिलैक्स टर्म है तो आप इनको ये भी कह सकते हो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में ये विसल ब्लोअर है। तो हर एक चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिया होता है। तो इन जो प्रिजनर्स के मैंने नाम लिए, इनके पहले हम अखबारों वगैरह में इनका पढ़ा करते थे, तो जब सामने जाके देखा और सामने देखा कि हमारे आपके जैसे लगते हैं, तो मुझे भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य था मेरे लिए कि प्रिजनर ऐसे दिखते हैं।
आपने कहा कि अखबारों वगैरह में हम पढ़ा करते थे इन प्रिजनर्स के बारे में, तो इन्हीं अखबारों से मुझे याद आया कि चार्ल्स शोबराज को लेकर के बिकनी किलर कहा जाता था, इसी नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये नाम कैसे पड़ा, और जेल में आप लोग भी इसी नाम से बुलाते थे क्या? हाँ, नहीं, हाँ। देखिए क्या होता है, हम जेल में ऐसी नाम से नहीं बुला सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी ड्यूटी है रिफॉर्म्स करना। रिफॉर्म्स ये उसके खिलाफ होता है। इसको बिकनी किलर ऐसा कहते थे कि इसके बहुत सारे केस इसके ऐसे थे कि जिसमें ये लड़कियों से, मतलब लड़कियों से तो ये बड़ा सावी था कि उनसे दोस्ती बनाने का। इसने इंडियन लड़कियों बहुतों से, जब जेल में भी था, बहुतों से इसने दोस्ती बनाई हुई थी, बहुतों से। और जो जब ये बाहर था, जेल से बाहर था, तो ये वहाँ पे फॉरेन लड़कियों से जो है दोस्ती करता था। उनको जो है दोस्ती करके उनके साथ जो है डिनर पे उनको इनवाइट करता था। डिनर पे इनवाइट करके उनको कुछ सीडेटिव्स वगैरह उनके खाने में मिला देता था, तो रेप करता था, उनके सामान को लूट लेता था। और अगर लड़की बहुत ही वो है रजिस्ट कर रही है तो इवन मर्डर तक कर सकता था। तो ये जो उस टाइम पे जो कमिश्नर पुलिस वहाँ पे जो गोवा के होते थे, वो बाद में जेल के भी आईजी बने आके, तो उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई हैं। और इस किताब में खुद ये तो इस चीज़ को बड़ा वो अपने उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस से लिखता है कि मैं ऐसे करता था, तो इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे। मतलब ये लड़कियों के लिए, अच्छा, और इसकी पर्सनैलिटी ऐसी पता नहीं, मतलब लड़कियों को क्या इसमें दिखता था कि इसके पीछे जो है लट्टू हो जाती थी। आप देखें, अभी नेपाल की जेल में था, जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में था, तो मैंने देखा था बहुत लड़कियां इसको मिलने आती, चाहे अच्छी अच्छी जर्नलिस्ट, अच्छे अच्छे वकील, अच्छे अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर इसको मिलने के लिए आते थे। जब नेपाल की जेल में गया, वहाँ पे जाके इसने जो वहाँ के जो डीजी पुलिस थे, ये अखबार में ही आया, डीजी पुलिस थे जो वहाँ के, उनकी लड़की से इसने शादी की, जबकि ये मेरे ख्याल 80 साल के आसपास हो गए। वो लड़की 35 साल की थी, उनसे एक बच्चा भी है। मतलब आप सोच सकते हैं मतलब कि उसको लेडी किलर या बिकनी किलर क्यों कहते थे। मतलब वो उसने अपने कर्मों से जो है सब चीज़ प्रूव की है कि किस तरीके से, मतलब उसने, और वैसे भी उसका बात करने का तरीका ऐसा होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरे प्रिजनर होते थे उनकी पेटिशनें वगैरह ये बनाता था, तो इसलिए प्रिजनर्स में बड़ा पॉपुलर हो जाता है। इसकी पेटिशनों के ऊपर जो है प्रिजनर्स को कोर्ट से रिलीफ मिलती थी बानिस्बत की अगर एक वकील ने पेटिशन बनाई है, तो इसलिए नेचुरली, हाँ, इसलिए नेचुरली प्रिजनर जो है इसके पास जाएंगे पेटिशन बनवाने के लिए। मैंने 83 में लीगल एड सेल स्टार्ट की थी तिहाड़ में, जिसमें कि 3 वकील आते थे बाहर से। हाँ। पर उन वकीलों के पास इतने लोग नहीं आते थे एडवाइस लेने के लिए या पेटिशन बनवाने के लिए जितने इसके पास जाते थे, या सुनील बत्रा के पास जाते थे, या दूसरे प्रिजनर ऐसे तो उनके पास जाते थे। और फिर वो जो चाहे वो बदले में करवा भी सकते हैं। हाँ, वो नेचुरली होता ही है। अब देखें, वो अगर आपने किसी को कोई फेवर ली है या दी है तो उसका तो होता ही है। अब सर मैं वो ब्लैक वारंट की अगर बात करूं, वो आखिर 10 मिनट, हाँ बिल्कुल करें, कि अगर मैं बात करूं तो वो आखिर 10 मिनट क्या रहते हैं? देखिए क्या है, जो ब्लैक वारंट में जो लिखा हुआ है, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं उसमें, जो मेरे, क्योंकि क्या था कि मैंने क्यों लिखी ब्लैक वारंट, पहली बात तो ये आती मैंने लिखी क्यों। इसके पीछे लिखने का कारण ये था कि लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि जेल के अंदर क्या होता है। उसके 2 रास्ते हैं, या तो आप एक ट्रांसपेरेंसी बनाओ, जर्नलिस्ट वगैरह जेल में अगर आना चाहते हैं तो उनको आप अलाउ करो, रिसर्चर जेल के अंदर आना चाहते हैं उनको रिसर्च के लिए अलाउ करो, है ना, वकील आना चाहते हैं उनको अलाउ करो, लीगल एड के लिए अलाउ करो, या तो ये काम करो। और मैं जितनी देर मैं लॉ ऑफिसर रहा हूँ, तो जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती थी वर्किंग में हमने की हुई थी। कई 100 लोग वकील आते थे जिनको जेल के बारे में थीसिस लिखनी होती थी, या जेल का एक्सपीरियंस लेना होता था, या लीगल एड के बारे में जानना होता। तो मैं, क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर था,
तो बहुत लोगों को हम अलाउ करते थे उस टाइम पे। और मुझे एक इंक्लिंग थी कि मेरे जाने के बाद जो है शायद ये लोग इतने, क्योंकि मैं तो लिबरल था, तो और शायद इतना लिबरल कोई नहीं होगा। एक तो ये पब्लिक को बताने के लिए कि जेल के अंदर क्या होता है, जेल के अंदर जेलें किस तरीके से काम करती हैं, बताने के लिए मैंने ये किताब लिखी। और दूसरा, मैं चाहता था कि अगर कोई वकील है, अगर वो कोर्ट भी करना चाहे, कोर्ट के आगे, जैसे कई बार मेरी किताब जो है कोर्ट हुई है, अगर कोई कोर्ट भी करना चाहे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो कोर्ट कर सकता है। तो बहुत बार कोर्ट हुई, इवन सुप्रीम कोर्ट में मेरी किताब कई बार कोर्ट हुई है। तो ये दो चीज़ें थी मेरी, जिसको देख के मैंने अपनी किताब लिखी थी। प्लस मेरे साथ कुछ जाती हुई थी, तो वो भी मैं पब्लिक को बताना चाहता था कि गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, कि आप किसी को भी अगर ट्रैप करना चाहो, बड़े आराम से आप ट्रैप कर सकते हो। तो ये करके मैंने किताब लिख दी। तो आप देखें कि इतनी पॉपुलर हुई, बेस्ट सेलर रही, कई साल तक ये बेस्ट सेलर रही किताब। और उसके बाद फिर OTT प्लेटफॉर्म पे भी ये आ गई। तो ये सब चीज़ें, जितनी चीज़ आप जेन्युइन लिखोगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये इस बात से पता लगता है। आपको डर नहीं लगता कि कभी मैं छोटा शकील से धमकियां पा रहा हूँ, कभी सरकार के अगेंस्ट में लिख रहा हूँ? हिम्मत चाहिए। देखिए, नहीं, फिर आपने जो 40 साल तक जेल में नौकरी की, किस लिए की है? हाँ, इतना सताए गए कि अब डर ही। 40 साल तक जब नौकरी की, किस लिए की आपने? हाँ। अगर 40 साल नौकरी करने के बाद भी अगर आप सच नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है कि सब चीज़ आपने टाइम बेकार किया अपना। मैं एक चीज़ अब आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ सर। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में रहते हैं, तो बाहर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसी पॉलिटिक्स के बीच में एक आरोप ये लगाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह का खाना दिया जा रहा है जानबूझ के, जबकि वो शुगर पेशेंट हैं या उनको बाकी कई बीमारियां हैं। बावजूद इसके उनका डे प्लान ऐसे सेट किया जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब हो, ऐसे सेट किया जा रहा है कि उनका वज़न कई किलो कम हो गया है, ऐसे सेट किया जा रहा है कि वो उनकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करे, ऐसे सेट किया जा रहा है कि उनको इतनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं जिससे उनकी जान पर बनाए। तो क्या ये संभव हो सकता है तिहाड़ में? देखिए, क्या होता है कि जैसे जहाँ तक मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, इनको कोर्ट ने घर से खाना अलाउ किया हुआ था। हाँ। नहीं तो जनरली क्या होता है, घर से खाना कभी किसी को अलाउ नहीं करते। खाना वगैरह, खाने की चीज़ें टोटली बैन है, किसी कैदी को आप नहीं दे सकते। खाली जो जेल की बनी चीज़ें हैं, नमकीन वगैरह, वो आप दे सकते हो। घर से बनी हुई कोई चीज़, खाना वगैरह नहीं ला सकते। उसके पीछे कारण है कि घर से खाना आया, पराठे बन के आए, तो पराठे की जो लेयर्स होती हैं उसमें जो है ड्रग्स के पैकेट होते थे, करेंसी नोट्स होते थे, मोबाइल फ़ोन छुपे होते थे। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया जो खाना वगैरह उन्होंने, क्योंकि अगर आपने जेल के अंदर खाने की क्वालिटी अगर इम्प्रूव कर देते हो आप, तो आपको बाहर से खाने की कोई वो नहीं है। बेशक एक कनेक्शन होता है, बाहर से खाना आता है, तो एक रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जब एक बंदा अपनी वाइफ के, अपनी बेटी के, अपनी बहन के हाथ का खाना खाता है, तो उसमें उसके विचारों में बहुत एक पॉजिटिविटी आती है कि उनका खाना उसको याद आती है उनकी। तो एक रिफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। इसलिए मैडम किरण बेदी के टाइम पे इन चीज़ों को बहुत लिबरल किया हुआ था। पर जब इनको मिसयूज़ करना शुरू किया, तो मिसयूज़ को जब नहीं रोक पाए, तो उन्होंने खाना ही बंद कर दिया बाहर से खाना होगा। तो पर इसके केस में एक्सेप्शन था, केजरीवाल जी के केस में एक्सेप्शन था कि उन्होंने इनको खाना घर से अलाउ किया था। हाँ। और जो खाना होता है उसको पहले डॉक्टर वगैरह टेस्ट करते हैं, पर इनके खाने को तो कोई टेस्ट नहीं करेगा। तो इनका खाना जैसे आया, चाहे आम आए, जैसे मेरे को याद है एलिगेशन लगे थे कि आम इनके लिए मना है, पर ये आम जो है खा रहे हैं ना, शुगर पेशेंट। तो हाँ, शुगर पेशेंट है। तो जो भी इनका खाना वो आता था, अब इनको आप रोक नहीं सकते। अगर आप जेल से खाना दे रहे हो, उसमें तो आप अपनी कैलोरीज वगैरह फिक्स करके आप कह सकते हो आपने इतना खाना खाना है। हाँ। अब जिनका खाना घर से आ रहा है, तो उसमें आप कोई इतना एम्बार्गो नहीं लगा सकते कि आप 2 रोटी खाओगे या 1 रोटी खाओगे और नहीं खाओगे। घर से खाना आया, खा रहे हैं वो जितना वो घर में जैसे खाते थे। तो एक तो ये कोर्ट की वजह से स्पेशल प्रिविलेज थी इनको,
फिर दूसरा क्या होता है कि राउंड द क्लॉक तिहाड़ जेल एक एक्सेप्शन है जिसमें राउंड द क्लॉक आपको डॉक्टर अवेलेबल होता है। इनको भी अच्छा। डॉक्टर अवेलेबल था। शुगर इनकी जैसे मैंने पढ़ा है सुना है, शुगर इनकी 2-2 3-3 टाइम जो है वो चेक होती थी। तो अगर डॉक्टर का वो है और उसमें शुगर ज़्यादा आ रही है तो नेचुरली डॉक्टर ये तो कह सकता है कि आप आमना खाओ या ये खाना कम खाओ, पर आप उसको एम्बार्गो नहीं लगा सकते कि आप इतनी रोटी खाओगे या एक आम खाओगे या आम बिल्कुल नहीं खाओगे। आप खींच नहीं सकते उनके हाथ से। तो ये है। और उसके अलावा जो है खाने के ऊपर मेरे ख्याल ज़्यादा वो उस पे था वो जो उसी पे था। हाँ। तो या तो खाना बाहर से अलाउ ना करो। और वैसे जेल पे भी अगर कोई है, अपने हेल्थ को आपने मेनली आपने खुद देखना है। डॉक्टर तो वहाँ पे हैं, वो आपकी कंसल्टेशन के लिए हैं या आपकी इमरजेंसी है तो उसके लिए डॉक्टर हैं। तो खाना है, जैसे शुगर के बहुत सारे पेशेंट होंगे हमारे यहाँ जेल पे। आपको पता है डायबिटीज़ तो आजकल इस दिल्ली को तो वैसे भी कैपिटल कहते हैं डायबिटीज़ की। हाँ। तो उसमें अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हो, खाना आपको जैसे मैं बताऊँ, एक प्रिजनर को 450 ग्राम जो है गेहूँ रोज का मिलता है, 250 ग्राम सब्जी मिलती है, 90 ग्राम दाल मिलती है। ये उस टाइम थे, अब चेंज भी होगा पता नहीं, पर इतना है मेरे ख्याल अभी भी या इसके आसपास होगा। तो आपको खुद को देखना है कि आपने इतनी चीज़ नहीं खानी, क्योंकि 450 ग्राम आटा अगर आप खाएंगे तो उसकी रोटी खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा शुगर अपने आप को दे रहे हैं। फिर आप दवाई भी खा रहे हैं तो दवाई भी जो आपकी इनफेक्टिव हो जाएंगी। तो ये आपको ही कंट्रोल करना होता है कि आपको खाना कम खाएं। कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं कर सकते, और ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ गई तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, वहाँ पे रेगुलेटेड खाना होगा जो भी होगा। हाँ। तो ये सब ये आपको खुद देखना होता है कि आप अपने आप को बीमार ना करो। और अगर आप अपने आप को बीमार करना चाहते हो तो उसमें एवरीबॉडी इज हेल्पलेस। कहानियों का पिटारा आपके पास तो सर है क्योंकि 1 साल 2 साल की तो ये बात है नहीं, ये 34-35 साल की बात है। अभी देश में क्या माहौल है ना सर, पहलगाम के बाद, कि हम तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहते हैं और वहाँ के जो आतंकी हैं उनकी किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं। आपकी किताब में शायद एक ISI एजेंट का भी जिक्र है जिसकी शायद जेल में रहते हुए मौत हो जाती है, वो एक अलग नाम से रह रहा था। ऐसा कुछ आपने जिक्र किया है या मैंने ऐसी किताब पढ़ी हुई है, मुझे लगता नहीं कि मैंने शायद किताब में इसका जो है कहीं जिक्र किया हुआ है। पर ये है सच्ची घटना? एक था, एक वो जैसे मोहम्मद मकबूल भट्ट है। हाँ। तो वो किस टाइम पे ISI के एजेंट होते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जेल से जो भाग के तो इंडिया जेल में, वहाँ पे इन्होंने किसी सीक्रेट एजेंट का जो है मर्डर किया था। उसके मर्डर करने के बाद जो फिर ये इनको कैद हुई थी, और कैद हुई ये तिहाड़ जेल में उन्होंने कैद काटी थी। तो उन्होंने सीक्रेट एजेंट का किसी का मर्डर किया था। और बाकी कोई सीक्रेट एजेंट बन के आता भी है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो क्रिमिनल है, मतलब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है। अब जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि कोई जर्नलिस्ट थे आपके, एक फोटोग्राफर, वो जेल में बंद होके आ गए थे लड़ाई झगड़े के केस में। हाँ। और क्या होता है कि आप जेल में आ गए तो बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छूटना चाहते हो कि नहीं छूटना चाहते। आप किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए आए हो जेल में, देखने के लिए कि जेल किस तरीके से काम कर रही है, क्या करप्शन है। तो हुआ है मेरे सामने, कई बार आए हैं, प्रेस वाले आए हैं, बंद होकर अंदर आए हैं, और फिर उन्होंने बाहर निकल के स्टोरीज की हैं। तो आप, क्योंकि आपके ऊपर एक धारा लगी हुई है और उस धारा में आप जेल के अंदर आए हैं, तो हम तो उसको क्रिमिनल ट्रीट करेंगे। अब वो सीक्रेट एजेंट है या कौन है, ये हमें पता नहीं चलता उसका। कई बार पॉडकास्ट में आप मुझे ऐसे बेबस दिखाई दिए है ना सर कि अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो हो नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप देखें कि 2 आदमियों को झगड़ा हुआ, 2 आदमियों को झगड़ा हुआ किसी बात पे, या पड़ोसी हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ, तो पुलिस क्या करेगी, दोनों को अरेस्ट करेगी। हाँ। और जेल में डाल देगी। हम जेलों को रखते हैं एरिया के हिसाब से। अगर सपोज दोनों जो है 30,000 कोर्ट से जेल में गए, उसी जेल में चले गए, दोनों को हमने इकट्ठा रख दिया अब लड़ो अब लड़ो। हाँ। आगे उनकी दोस्ती हो जाती है। अच्छा उनकी दोस्ती हो जाती है। हाँ। बहुत केसों में मैंने ऐसे देखा है, दोस्ती हो जाती है। अनलेस कि वो बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं। गैंगस्टर को आप कभी भी इकट्ठा नहीं रख सकते, गैंगस्टर को तो आपने अलग रखना ही रखना है। पर एक आम आदमी है तो उनकी दोस्ती हो जाती है। उनकी जो कब से वो बाहर वो एक दूसरे के लिए
इलविल वगैरह उन्होंने रखी होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग जब ऐसे टीवी पे आप देखते होंगे ना, न्यूज़ चैनल आप ऐसे खोलते होंगे, तो एक एंकर दूसरे जर्नलिस्ट से जब सवाल पूछता है जो ग्राउंड पे मौजूद होता है, तो कहता है ओवर टू यू, है ना। अब मैं वही करने वाली हूँ आपके साथ। क्योंकि अभी तक तो मैंने पूछ लिया कि अच्छा अफजल गुरु का बता दीजिए, और है ना सबसे ज़्यादा आपको क्रिमिनल कौन लगा, सुब्रत रॉय का बता दीजिए, ये तो सब मैंने सवाल पूछे। अब ओवर टू यू, आप एक कोई भी किस्सा या कहानी जो आपके जहन में छप गया हो, या कुछ आपने ऐसा देखा हो, क्योंकि कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमें याद रहते हैं, या तो वो हमें प्रभावित करते हैं या हमें झकझोर देते हैं अंदर तक, हम परेशान हो जाते हैं उससे। तो ऐसी कोई कहानी या कोई किस्सा आप हमें बताएं जिससे, ये वाली बात मैं अपनी अगली किताब में लिख रहा था, पर आपको मैं पहले ही बता देता हूं, सीक्रेट है ये। सीक्रेट है ये। देखिए क्या होता है जेल में प्रिजनर्स को लिबर्टी होती है कि वो किसी भी जेल स्टाफ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, दूसरे किसी प्रिजनर के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि 82% प्रिजनर जो होते हैं दे आर अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल मीन्स दे आर इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। 82% दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई कंप्लेंट है, सपोज आपसे कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में, मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, हाई कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी करो कि किसी प्रिजनर के साथ एक्सटॉर्शन हो रहा था। सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिया। तो प्रिजनर कोई भी जो है जाके कह सकता है कि फलां जेल स्टाफ जो है ये मेरे से पैसे मांगता है, मैं इसको नहीं देता तो मुझे तंग करता है, मुझे खाने पीने का ठीक नहीं दे रहा, या मुझे जो है टॉयलेट साफ करवा रहे हैं मुझसे, या कुछ भी उसमें वो कर सकते हैं। तो कोर्ट उसमें जो है जेल वालों से रिपोर्ट मांगेगी, और रिपोर्ट मांगने के बाद जो भी उन्होंने सूटेबल डायरेक्शन देनी होती है वो उस पर डायरेक्शन देते हैं। इस सिस्टम को जो है, जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, बड़ा ही उससे बाखूबी इस सिस्टम का फ़ायदा उठा के अपने फ़ायदे में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। वो क्या करेंगे कि ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट लगाएंगे जिस ऑफिसर से उनको खतरा होता है कि अगर हम ये वाला काम करेंगे और ये वाला ऑफिसर हमें रोक देगा। अगर मिली भगत है प्रिजनर और स्टाफ में, जो बदमाश हमारा स्टाफ होता है, सॉरी ये टर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पर हमारा जो स्टाफ चालू होता है, आप देखेंगे उनके खिलाफ प्रिजनर बहुत कम पेटिशन कोर्ट में लगाते हैं। अच्छा। जो ईमानदार होगा उसके खिलाफ पेटिशन बहुत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो जेल में उनका रैकेट चल रहा होता है, जैसे मैंने अभी एक्सटॉर्शन को बताया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है हाई कोर्ट के कहने से, तो वो क्या करेंगे कि जो ईमानदार होगा, जो उनकी गलत एक्टिविटी को जो है उनको डर होता है कि रोक सकता है, उसके खिलाफ पेटिशन लगाएंगे। मेरे खिलाफ एक पेटिशन ऐसे लगी थी, एक प्रिजनर ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि सुनील गुप्ता जी जेल में ड्रग्स बिकवाते हैं। ड्रग्स बड़ी पॉपुलर होती हैं जेल के अंदर ना, किसी भी जेल में, आप इंटरनेशनल जेल में जाओ या तिहाड़ में जाओ, कहीं जाओ, हाँ। ड्रग्स बड़ी पॉपुलर होती हैं। प्रिजनर चाहते हैं उसको पोजेस करना, ओबियसली कि बड़ी स्ट्रेस होती है, तो उससे जो ड्रग्स लेके वो जो है अपना रिलैक्स पड़े रहेंगे। तो ऐसी पिटीशन लगाई उसने कि सुनील गुप्ता जी ड्रग्स बिकवाते हैं जेल में, इनका अपना एक कार्टेल है जिससे ड्रग्स बिकवा रहे हैं, और जो इनके उसमें नहीं आता, जो इनको पैसे नहीं देता, उनके ऊपर ये ड्रग्स के केस बनवा देते हैं। अच्छा। जब उसने ये लगाई, अच्छा मेरा क्या था कि मेरे में एक, मैं अभी भी अप्रिशिएट करता हूँ अपने आप को, कोई और तो अच्छा काम करो, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको अपने को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने करीब 1000 केस जो है प्रिजनर्स के ऊपर बनवाए होंगे, जहाँ पे उनसे छोटी छोटी क्वांटिटी में ड्रग्स वगैरह, छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स वगैरह मिलती थी। क्योंकि कई प्रिजनर होते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनके पास ड्रग्स, अगर स्मैक एडिक्ट है तो वो चाहेगा कि स्मैक पहुंचे, नहीं तो ओपियम या कुछ भी, मतलब उनको वो चीज़ चाहिए जेल के अंदर। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हैं या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, हर एक जेल में बड़े पॉपुलर होते हैं, क्योंकि उसमें ड्रग एडिक्शन की आदत जो है प्रिजनर की छूट जाती है।
बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमारे बच्चे को जेल में रख लो क्योंकि ड्रग्स लेता है। हाँ। हो सकता है वो ड्रग डी एडिक्शन से जो है उसकी आदत वो वाली छूट जाए। तो वो कोशिश उनकी होती है। तो मैंने करीब 1000 केस जहाँ भी मैं देखता था ना ड्रग मिली है, नहीं तो कोई भी बंदा कहता है यार छोड़ यार इसका क्या केस बनवाना, मैं केस जरूर बनवाता था। 1000 केस ऐसे बनवाए? 1000 केस मैंने अप्रॉक्सीमेटली बनवाए होंगे। जिसके पास भी ड्रग्स मिलती थी मैं क्रिमिनल केस जरूर बनवाता था। ये जेल मैनुअल भी कहता है हमारा, और जो इंस्ट्रक्शन थी वो भी ये कहती थी। तो जब इसने मुझे कहा कि ये ड्रग बिकवाते हैं और तो मैं समझ गया इसका, मैंने कहा ये इसने मेरे ऊपर ये लगाया। अच्छा होता क्या है कि जब किसी प्रिजनर ने अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा डाला है कोर्ट में, पिटीशन डाली है, अखबारों में छप जाती है अगले दिन। जो आपके दोस्त यार, आपके फैमिली वाले हैं, आप फेमस हो जाते, दोस्त यार कहेंगे यार साला ये कहता था कि मैं बड़ा ही ईमानदार हूँ, ये काम करता था। हाँ, जरूर धुआं तो तभी उठता है जब आग होती है। मतलब लोग भी मतलब नेगेटिव चीज को चटकारे लेके नेगेटिव चीज को बड़ी जल्दी विश्वास करने की कोशिश करते हैं। हमारी एक सोसाइटी सैडिस्टिक प्लेजर, मैंने आपको वर्ड पहले इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट सैडिस्टिक प्लेजर हिंदुस्तानियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने हमने कोर्ट को तो जवाब दे दिया कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि इतने केसेस ऑफिसर ने बनवाए हैं। मेरा जो एसपी था उसने जवाब कोर्ट को दे दिया, कोर्ट सेटिस्फाई हो गई और ख़त्म कर दिया। अब मैं ना जस्ट उसकी साइकोलॉजी को मैं एनालाइज कर रहा था कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ क्यों लगाया ये केस। पक्की बात है, मैंने कहा ड्रग का धंधा कर रहा होगा, इसको पता था कि सुनील गुप्ता जी ने पकड़ लेना है, तो फिर ये कह देगा कि मैंने तो देखो जी पहले ही कहा था सुनील गुप्ता जी जो इनके साथ नहीं मिलता उसके ऊपर केस बना देते हैं। सही, हाँ। और उसने वही किया। उसके बाद हमने एक बार सर्च ली, क्योंकि हमें पता क्या होता है कि हम प्रिजनर्स की जो है सरप्राइज और रूटीन सर्च जो है लेते रहते हैं, ताकि उनके पास प्रोहिबिटेड आर्टिकल जैसे ड्रग्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, हीटर्स वगैरह ये ना हो। अगर पहुंच भी गए हो तो उसको निकाल दें। तो हमने ऐसी सर्च ले रहे थे उस प्रिजनर की, तो उसके ना तकिए से वो उसने अपनी सेल को जो है ताला लगा के रखा हुआ था। ताला कोई लगा नहीं सकता, तो मुझसे भी हमें लगा कि दाल में कुछ काला है। जब उसके तकियों में जाके देखा तो उसकी करीब 250 ग्राम स्मैक जैसी चीज़ थी उसमें। जब पुलिस से हमने कंफर्म किया, उन्होंने कहा ये ड्रग्स है, स्मैक है। तो मतलब उधर से तो उसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगा दी, ऊपर से जो है वो स्मैक निकल आया। तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन थी नहीं बट टू रजिस्टर द केस अगेंस्ट दैट पर्सन। उसके बाद क्या होता है, जब केस चला कोर्ट में तो उसने यही वाला पॉइंट दिया। पहली बात तो यह बताओ जी जेल के अंदर स्मैक आई कैसे, जब इतनी सर्च होती है। अब किसको क्या समझाएं कि कैसे आ जाती है, किस तरीके से मिली भगत से आती है, नेग्लिजेंस से आती है, कैसे आती है, क्या समझाएं। पहली बात तो है कि स्मैक आई कैसे, और दूसरा जो है मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर केस बनवाया। और उसने अगर कंप्लेंट मेरे खिलाफ ना की होती, किसी और ऑफिसर के खिलाफ भी कोई 10 साल पहले की होती ना, उस चीज़ का भी वो फ़ायदा उठा लेता, उसको फ़ायदा मिल जाता। तो इसी के साथ ये साबित होता है कि चोर की नहीं, आपने शुरू में क्या कहा था कि जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट होती है। तो आप ईमानदार ऑफिसर हैं, इसी के साथ ये साबित होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने एक ना रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया हुआ है। मैं फटाफट आपसे सवाल पूछूंगी। रैपिड फायर में सर सोचने का मौका नहीं होता है, बस जैसी जो पूछा उसका तुरंत एक शब्द में। मैंने सोच के तो बोला ही नहीं, अपने दिल से बोला है। जो चीज आप दिल से बोलते हो तो वो ये तो 1-2 शब्द वाला है, हाँ ना वाला है, या कोई एक शब्द में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो बिना सोचे आप बस फटाफट बताएं। ये अब हम लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद मैं कर रही हूँ हम सेफ लैंडिंग कर लेंगे। अभी तक तो बड़े सारे टर्बुलेंस आए थे, पर अब सेफ लैंडिंग हो जाएगी। तो 10 सवाल हैं रैपिड फायर वाले, ठीक है। फटाफट पहला, तिहाड़ में सबसे खतरनाक कैदी? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम कोई भी खतरनाक बन सकता है। हाँ। और कोई भी जो है आपके हिसाब से खतरनाक कैदी, जैसे चार्ल्स सोबराज का आपने नाम लिया है। हाँ। तो काफ़ी खतरनाक था उस टाइम का, पर आज के टाइम पे जो है नीरज भवानिया का या किसी और का नाम लेते हैं। टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। ऐसे डिप्लोमेटिक वाला नहीं देना है जवाब। ये हर टाइम पे डिपेंड करता है। अब अभी फिलहाल जो है कौन है, तो मेरे ख्याल तो छोटा राजन जो है सबसे आगे होगा। ठीक है। कि सबसे शांत और सुधरा हुआ कैदी? हाँ, मैंने देखा था इसमें, अब मनु शर्मा को मैं कह सकता हूँ सुधरा हुआ था। हाँ, ठीक है। कभी कोई ऐसा कैदी रहा है जिससे आपको जान का खतरा महसूस हुआ? हाँ, कई बार मेरे को धमकियाँ वगैरह मिली हैं,
कि आपके घर वालों को हम किडनैप कर लेंगे, मार देंगे, आपको मार देंगे, तो ऐसी मिलती रहती हैं। नाम बताना चाहेंगे आप? नाम जैसे मैंने छोटा शकील का बताया, छोटा शकील ने मेरे को धमकी दी थी। सबसे पहला ब्लैक वारंट आपने कब देखा था? हाँ, सबसे पहले मैंने देखा था 1982 में, जो रंगा बिला के केस में हुआ था, जज ने इशू किया था। तो वो थोड़ा नया, कुछ नया लाइफ में होता है। हाँ, उसमें देखें रंगा बिला जो थे प्रिजनर, हाँ। उसको आप ये कह सकते हो सबसे पहला निर्भया का जो केस था, रेप एंड मर्डर, वो तब हुआ था, जो गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा एक ऑफिसर के, आर्मी ऑफिसर के बच्चों को जो है इन्होंने रेप किया और मर्डर किया था। तो पहला निर्भया का केस वही कर सकते हैं। तो उसी में मैंने पहला ब्लैक वारंट देखा था, जो उस कोर्ट ने इशू किया था। आपने ये कार्यकाल में आपने 8 फांसियां देखी हैं, बहुत सी फांसियों के बारे में सुना भी आपने होगा। तो सबसे अजीब डिमांड फांसी के पहले कौन सी आई थी? डिमांड कोई होती नहीं, डिमांड कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा। जो हम सोचते हैं ना डिमांड, वो आखिरी इच्छा जो हम कह रहे हैं, हाँ। उसमें वो आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि आप कोई अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ। वो आप किसी अपने बच्चे को देना चाहते हो, तो वो एक मैजिस्ट्रेट आता है वहाँ पे फांसी के टाइम पे, वो रिकॉर्ड करता है। वो उसके लिए होता है, कोई आखिरी इच्छा ये नहीं कि मैं ये खाना चाहता हूँ। हाँ, हम या तो ऐसे वो खाना, समझते हैं। ना, ये आप अपना क्लियर कर लें इसको। इसके ऊपर तो बड़े सारे जोक बने हुए हैं सर, कि लोग कह देते हैं कि मैं, मतलब गर्मियाँ चल रही होती हैं तो सर्दियों की कोई डिमांड कर देते हैं, सर्दियाँ चल रही हैं तो कहते हैं मैं आम खाना चाहता हूँ। नहीं, तो पता लगा 4 महीने। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई विल लिखना। हाँ, विल लिखना, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। विल अगर उसने कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है किसी के नाम पे देना चाहता है, अच्छा, तो उसके बारे में ओहो, तो बताओ, ये तो फिर सवाल ही गलत हो गया। मैंने सोचा कोई अजीबो गरीब डिमांड कभी आई होगी तो वो पता चलेगा। वही तो मैं इसलिए तो आया हूँ आपके पास। ठीक बात है, मूवी में जो हमने जेल देखी है उससे अलग जेल के बारे में समझने के लिए। तिहाड़ में आज भी मोबाइल चलाया जा रहा है? बिल्कुल चलाया जा रहा है, ये अखबारों में भी आता रहता है। ठीक है। वीआईपी कैदी ज्यादा तंग करते हैं या फिर गैंगस्टर? देखिए क्या है कि जो वीआईपी कैदी ज़्यादा तंग करते हैं, गैंगस्टर तंग नहीं। वीआईपी कैदी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, है, जो कि वो किसी शय के ऊपर जो है कहते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है, उसकी गवर्नमेंट अब यहाँ पे है, सेंटर में गवर्नमेंट है या दिल्ली में है, अगर वो आता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है बानिस्बत की अगर अपोजिशन का वो कोई वो आया है, उसको संभालना आसान होता है। ठीक है। तिहाड़ के अंदर कोई सीक्रेट टनल जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं, सीक्रेट टनल नहीं है। बाकी कैदियों ने टनल बना के 1976 में कोई 13 कैदी भाग गए थे। ठीक है, होती नहीं है, बना करके भागने वाली बात अलग है। मुझे तो अभी तक बहुत सारे शौक लग चुके हैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। लेकिन डेली लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो तिहाड़ में कैदी होते हैं, प्रिजनर होते हैं, उनकी मैं डेली लाइफ की अगर बात करूं, तो अगर कोई पहुंच जाए, मैं पहुंच जाऊं अगर, और वो मैं देख लूं, तो मुझे पहला शौक क्या लगेगा? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी प्री कंसीव्ड नोशन होती है। हम जब जेल में जाते हैं, हमको ये लगता है कि सब चीज़ वहाँ पे एक हैंकी पैंकी होगी, कि मुझे जाके एक्सटॉर्शन होगा मेरा, मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया जा सकता है। एक मिसकंसेप्शन होती है जो हम लेके जाते हैं, उससे हम ज़्यादा घबराए होते हैं बानिस्बत की एक्चुअल हैपनिंग जो होती है उससे। मैं तो खाली देखने की बात कर रही थी सर, कि अगर मैं देखने जाऊं तो क्या होगा। हाँ, अगर आप देखने के लिए, अगर आप जेल में देखने के लिए, तो पहुंचा ही दिया। जेल में देखने के लिए अगर आप जाते हो, जाना चाहिए, क्योंकि रिसर्चर के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जेल की विजिट जो है लोगों को एक्सकर्शन टूर भी जो है जेल के अंदर करवाने चाहिए। अब कई जेलों में, इंडिया की जेलें हैं जहाँ पे, जैसे आपने वो सेलुलर जेल का वो अंडमान की उसका है, लोग उसको देखते हैं, इवन तो वो जेल अभी वो उसमें नहीं है, चालू जेल नहीं है वो, पर अभी कई जेलें हैं जिसमें कि वो एक्सकर्शन ट्रिप जो है अलाउ करते हैं, और जो बाहर की जनता होती है उनको जेल दिखाते हैं। तो सर ने कह दिया कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद शौक लगे तो वो बता देना। टिकट देनी पड़ती है उसमें। हाँ, तो वो कमेंट में फिर बता देना। अब सर आखिरी सवाल की, आपकी किताब ब्लैक वारंट की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जो व्यूअर ने अभी नहीं पढ़ा है और वो पढ़ना चाहे, तो उसका सबसे दिलचस्प चैप्टर आपको क्या लगता है कि कौन सा भाग होगा? शायद वो होगा अफजल गुरु वाला, क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हुई है, तो अफजल गुरु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छे से हमारे साथ रैपिड फायर भी खेला। और देखिए, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि आपके साथ कहानियाँ, किस्से और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें एक पॉडकास्ट में तो मुझे लगता है समेट पाना भी बड़ा मुश्किल होगा।
हाँ, और अब हम देखते हैं लोगों के कमेंट कितने आते हैं, वो आपसे और आगे क्या सवाल पूछते हैं जो ज़रूर मैं आप तक पहुंचाऊंगी भी। होप आपका ये चले, पॉडकास्ट बहुत चले, एक इन्फॉर्मेटिव बने और हाँ। लोग देखें इसको। बिल्कुल सर, और ये इसलिए भी क्योंकि एक जो हमारे दिमाग में पिक्चर बनाई गई है ना पिक्चरों के ज़रिए, हाँ, हाँ। पिक्चर के ज़रिए जो पिक्चर बनाई गई है कि हाँ। जेल ऐसा होता है, कैदी ऐसे होते हैं, वो इतने खूंखार होते हैं, जेलों के अंदर ये होता है, उन सारी चीज़ों को तोड़ने वाली ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो किताब myths लिखने हैं का आपने- मतलब यही था। हाँ, हाँ। जो मिथ हैं उनको तोड़ने के लिए मैंने किताब लिखी। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम भी आपने निकाला, you. आप हमारे स्टूडियो आए समय निकाल करके, और दोबारा ज़रूर कोई अगर ऐसी कहानी, कोई किस्सा, कुछ और समझना हुआ तो डेफिनेटली हम आपकी मदद पक्का लेंगे सर। पक्का, एट योर डिस्पोजल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।